So we are starting with 2024, May, June 2024, पेपर 2 वेरिएंट 1। ये बहुत एक्सटेंसिव क्लास है, सही है। पूरी क्लास अटेंड करना, फायदा होगा आपको। मैं पहले ये करता था कि मैं ब्रेक करके पढ़ाता था सेक्शन ए बी सी, पर उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं होती थी। तो मैं पूरा पेपर 1 को मैं करा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले इसलिए पेपर भेज दिया था कि आप पहले से देख के रखो। तो मेरी स्पीड थोड़ी मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पहले पेपर देखा हुआ है। ठीक है, अच्छा गौर से सुनना। सेक्शन ए की बात करते हैं पहले। नाउ सेक्शन ए इज अ डेटा रिस्पांस। सही है, सेक्शन ए इज अ डेटा रिस्पांस एंड सेक्शन ए इज क्वेश्चन 1। ठीक है। Will an increase in exports lead Sri Lanka back into economic growth? तो जब भी मैक्रो की डेटा रिस्पांस करो ना, तो मैक्रो की डेटा रिस्पांस करने से पहले हमेशा एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन लिख लिया करो, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अराउंड ही पूरा मैक्रो रिवॉल्व कर रहा है आपका। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली फॉर्मेट्स बनाऊंगा, मैं खाली आंसर कीज बनाऊंगा। जो पूरे आंसर की पीडीएफ है ना, जो कंस्ट्रक्टेड आंसर्स हैं, तो वो आपको क्लास के बाद जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरे कंस्ट्रक्टेड आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो यू नो हाउ टू राइट दोज आंसर्स। अभी तो मैं खाली फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक है, तो सारी कंफ्यूजन मैंने अभी से क्लियर कर दी है, अब आगे सुनना जरा। तो सेक्शन ए डेटा रिस्पांस, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन मैंने लिख ली, और डेटा रिस्पांस की हेडिंग है विल एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स लीड श्रीलंका बैक इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ बेसिक बातें यहाँ आपको पहले पता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि एक मुल्क का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से आपकी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, बिकॉज एक्स इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लीड श्रीलंका बैक इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो यू शुड नो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी का बढ़ना। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक आपकी होती है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से ग्रोथ आती है, और एक आपकी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिसमें लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने की वजह से ग्रोथ आती है, इकोनॉमी के प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से ग्रोथ आती है, इकोनॉमी के क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से ग्रोथ आती है। In May 2022, Sri Lanka had to admit that it was unable to pay its debts to other countries for the first time in its history. So Sri Lanka was not able to pay its debts to other countries. As a result, in February 2023, it was forced to obtain a loan of US $3 billion from the International Monetary Fund, जिससे पाकिस्तान जो है वो बार-बार पैसे लेता है, IMF। सही है। The question is now, can Sri Lanka trade its way out of trouble? क्या श्रीलंका अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, अपनी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के, इकोनॉमी में स्टिमुलेशन क्रिएट करके, पैसा जनरेट करके, क्या इन लोन्स को पे ऑफ करके इस मसले से बाहर निकल सकता है? The main problem faced by Sri Lanka for many years has been a lack of international competitiveness. तो इनकी इंटरनेशनल competitiveness नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज्यादा हैं, ये इंटरनेशनली compete नहीं कर पा रहे, या इनकी एक्सपोर्ट की क्वालिटी खराब है, ये compete नहीं कर पा रहे इंटरनेशनली। इसका मतलब इनका माल नहीं बिक रहा है, इनका करंट अकाउंट इतना अच्छा पोजीशन में नहीं है, इनका बैलेंस ऑफ ट्रेड इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। Despite a growth in exports between 2000 and 2018, over the same period, they fell as a share of the economy from 39% to 23% of the gross domestic product. इसका मतलब इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जीडीपी का एक स्मॉलर परसेंटेज बनता जा रहा था, और इनकी ट्रेड जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम होते जा रही थी। As a result, the country has found itself unable to earn enough foreign currency to pay for essential imports of food and fuel. भाई एक मुल्क के जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, so they do not receive foreign currency, और जब उनको फॉरेन करेंसी नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है फिर वो फर्दर पेमेंट्स नहीं कर पाते। मतलब पाकिस्तान क्यों बार बार आईएमएफ से पैसे मांगता है? क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट इज डेफिसिट, दे डू नॉट हैव द फॉरेन करेंसी टू पे फॉर द लोन्स, टू पे फॉर द इंपोर्ट्स, उनके पास रिजर्व्स नहीं है। तो आपके रिजर्व्स अच्छे होने के लिए आपकी ट्रेड अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे टेबल 1.1 में ना दिखाया हुआ है कि श्रीलंका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज बेसिकली एक्सपोर्ट का रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर। it can be deficit it can be deficit where your imports are greater than exports, and it can be surplus where your exports are greater than imports. अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं?
तो टेबल दी हुई, अब टेबल में आप एक चीज नोट मारो जरा, ये सारे अमाउंट्स नेगेटिव है। ये सारे अमाउंट्स नेगेटिव होने का मतलब है कि श्रीलंका का डेफिसिट जून 2022 से शुरू हो रहा है और जून 2023 तक डेफिसिट ही है। पर एक खास बात यह है कि ये डेफिसिट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि आप चीज नोट करो कि डेफिसिट पहले -858 था और फिर जाके जो है ना वो यहां पर कम हुआ, यहां पर कम हुआ, यहां पर कम हुआ, फिर वापस बढ़ना शुरू हुआ, फिर वापस बढ़ना शुरू हुआ, फिर वापस कम हुआ। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो ना, ओवरऑल ओवरऑल ट्रेंड मुझे ये बता रहा है कि जून 2022 से लेके जून 2023 तक अगर देखें तो -858 से 410 हुआ है माइनस। इसका मतलब डेफिसिट जो है वो कम हो गया है। For many years, Sri Lanka has enjoyed a comparative advantage in growing and exporting tea. Comparative advantage का मतलब क्या होता है? जब आप एक चीज दूसरी कंट्री के मुकाबले में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बनाते हो, जब आप एक चीज दूसरी कंट्री के मुकाबले में सस्ते में बनाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई श्रीलंका के पास कंपैरेटिव एडवांटेज था टी में, सही है, और वो दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में टी जो है वो सस्ते में बना रहा था। However, the ban on imports of fertilizers in 2021, which cut yields by a fifth, and an over-reliance on outdated methods of production have had a disastrous impact. जाहिर है आउटडेटेड मेथड से आप ये चीज कर रहे हो तो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज लूज होना शुरू हो जाता है। कंपैरेटिव एडवांटेज जिंदगी भर नहीं रहता। अगर आप अभी एक चीज दूसरी कंट्री के मुकाबले में सस्ते में बना रहे हो तो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से या इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस की वजह से या आउटडेटेड मशीनरी यूज करने की वजह से आप अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को लूज करना शुरू कर देते हो और आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, या कोई ऐसा मुल्क आ जाता है जो आपसे भी सस्ता बनाना शुरू कर देता है। Another major export is textiles, but these rely heavily on imported raw materials. अब टेक्सटाइल इनकी एक्सपोर्ट तो है पर रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दैट हैव रैपिडली इंक्रीज्ड इन प्राइस फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। सो व्हाट अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट फॉर श्रीलंका? अब टेक्सटाइल में इनको बेनिफिट तो था, एक्सपोर्ट इनकी टेक्सटाइल की बहुत थी पर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड था। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है, तो जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी तो तुम्हारे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा टेक्सटाइल, और अब जब टेक्सटाइल बनाना महंगा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी बैंड बजना शुरू हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कम होंगे। तो कुल मिला के अगर हम इस चीज को यहाँ पर समराइज करें इस पैराग्राफ को, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ एक चीज बताई हुई है कि श्रीलंका इज लूजिंग देयर कंपैरेटिव एडवांटेज। इनका कंपैरेटिव एडवांटेज अब खत्म होना शुरू हो गया है और ये जो पहले बड़े चौड़े में बनाते थे चीजें सस्ती, अब वो नहीं कर पा रहे। Unlike in other Asian nations, Sri Lanka does not appear to have a plan to develop any new comparative advantage. अब जाहिर है कोई नया comparative advantage इनके पास नहीं है। Probably the most likely option would appear to be take full use of its position at the center of Indian Ocean shipping lanes by developing its ports. अपने ports को develop करें। Sri Lanka could become a major shipping hub, which would extend opportunities for exports. For example, approximately a third of the world's oil is transported across the Indian Ocean. तो अपने ये अपनी जो इनकी लोकेशन है उस लोकेशन को इनको यूज करना चाहिए और उस लोकेशन को यूज करके पोर्ट्स का इस्तेमाल करें और इसके थ्रू जो है ना ये अपने मसलों को हल करें। Other options include allowing Sri Lankan rupee to depreciate to boost exports because it is felt that the currency is overvalued. अब दूसरी चीज यहाँ पर जो आ रही है वो ये आ रही है कि करेंसी को गिरने दो। अब करेंसी को क्यों गिरने देगा एक मुल्क? जब आप अपनी करेंसी को गिरने दोगे ना तो इससे क्या होगा? आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होगी और इंपोर्ट महंगी होगी, तो ये भी एक फायदा है। दिस इज द टूल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। There are also suggestions that all import tariffs should be removed. Now, import tariff is a protectionism का tool, तो protectionism के tool को remove किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर देखें तो श्रीलंका एक बहुत different route की तरफ अब जा रहा है और वो अपने protectionism को कम करना शुरू कर रहा है। वो बेसिकली अब जा रहा है फ्री ट्रेड की तरफ, क्योंकि अगर आप अपने सारे इंपोर्ट टैरिफ्स को हटा दोगे तो इसका मतलब आपके लोग फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं और ये बैकफायर भी हो सकता है क्योंकि पहले ही इनकी ट्रेड खराब है, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। Sri Lanka is currently one of the most protected economies in the world, and removing tariffs may help attract much needed foreign investment
एंड एनकरेज लोकल इंडस्ट्रीज टू बिकम मोर एफिशिएंट। जाहिर सी बात है लोकल इंडस्ट्रीज आपकी ढीली पड़ गई। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंपोर्टेड गाड़ियों पे 150% का टैक्स लगाती है तो लोकल कार इंडस्ट्री को ये बात पता है वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और लोग मजबूरी में भी हमसे खरीदेंगे। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हम ये टैरिफ्स वगैरह रिमूव कर देंगे ना तो लोकल इंडस्ट्रीज अपनी औकात पे आना शुरू हो जाएंगे और इंसान के बच्चे बनकर काम करना शुरू करेंगे क्योंकि इनको कॉम्पिटिशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमारे मुल्क में यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दूसरा फायदा ये होगा कि जब लोकल इंडस्ट्रीज एफिशिएंट क्यों हो रही हैं, लोकल इंडस्ट्रीज इसलिए एफिशिएंट हो रही हैं क्योंकि इनके सामने अब कंपटीशन आएगा, अब लोगों के पास इंपोर्ट्स का भी ऑप्शन खुल जाएगा क्योंकि अब इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे ड्यू टू रिमूवल ऑफ टैरिफ। टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स होता है वो। The question now is, could the introduction of these options lead श्रीलंका back into economic growth? क्या इन सारी चीजों से रियल जीडीपी बढ़ेगा? तो अगर आप क्वेश्चंस देखो, पार्ट ए का पार्ट 1, identify the overall trend in Sri Lanka's balance of trade in goods and services between January 2022 and January 2023। मुझे आइडेंटिफाई करना है ओवरऑल ट्रेंड, तो ये तो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया था। अगर आप वापसी टेबल को देखो तो जून 2022 में एक डेफिसिट था जो कि जून 2023 में वो कम हो गया था, तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। तो मेरा जो ए का पार्ट 1 का आंसर है वो क्या होगा, द ट्रेड डेफिसिट हैज फॉलन। बकायदा यही होगा क्योंकि आपको यहाँ पर एक मार्क दे देगा वो, द ट्रेड डेफिसिट has fallen, the trade deficit has fallen। तो सिंपल आंसर है, कोई इसमें पंचायत आपको पेपर में नहीं करनी है। पार्ट 2, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का वही घिसा बेटा फॉर्मूला है जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड divided by old multiplied by 100 in Sri Lanka's balance of trade of goods and services between January 2022 and January 2023। तो अगर मैं पार्ट 2 को यहाँ पर ऊपर सॉल्व करूं तो जून 2022 में और जून 2023 में जो मेरे पास डेटा दिया है वो उस डेटा के हिसाब से मुझे करना है और मुझे 22 से 23 का निकालना है। तो 22 से 23 का निकालने का मतलब क्या हुआ, न्यू माइनस ओल्ड, तो दिस इज न्यू एंड दिस इज ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो बेसिकली, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज ओल्ड, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। तो जब मैं न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 410 माइनस 858 डिवाइडेड बाई 858, मतलब 410 माइनस 858 डिवाइडेड बाई 858 मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा ना कि बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मैं 858 से 410 पे जा रहा हूं तो कितना परसेंटेज फॉल आ रहा है, तो उसको परसेंटेज फॉल निकाल लेते हैं। क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाई ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या परसेंटेज आ रही है, 52.1% आ रहा है। तो सिर्फ 52% भी लिख दो तो कह रहे हैं डेफिसिट हैज फॉलन। तो 52% से आपका डेफिसिट जो है वो बेसिकली फॉल हो रहा है, सही है, 52% से आपका डेफिसिट जो है वो फॉल हो रहा है। अच्छा, पार्ट बी, पार्ट बी में कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय श्रीलंका हैज एंजॉयड अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन ग्रोइंग एंड एक्सपोर्टिंग टी। कह रहा है ये जो श्रीलंका को कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है इन ग्रोइंग एंड एक्सपोर्टिंग टी, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है। हाँ उन्हें बेटा ये तो सिंपल परसेंटेज चेंज है। एक मार्क के सवाल को ना एक मार्क जितनी इज्जत दिया करो, ज्यादा इज्जत दोगे वक्त बर्बाद होगा आपका। इसमें सोच के 5 मिनट नहीं जाया कर देना कि आगे के 3-4 मार्क लूज कर दो। तो श्रीलंका को एक कंपैरेटिव एडवांटेज इन ग्रोइंग एंड एक्सपोर्टिंग टी, तो यहाँ पर क्या बेसिकली मतलब है इसका, बेसिकली मतलब ये होता है कि व्हेन यू हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन यू हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज, सही है। इस पे भी आपको बेसिक 2 मार्क दे देगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी डी और ई को हम जो है ना वो यहाँ पर मैंने अलग से इसको करा हुआ है, तो यहाँ देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज लिख देता हूँ कि हमने पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए एंड बी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं मेन पार्ट्स के ऊपर। नाउ दिस इज द 4 मार्क का पार्ट जिसमें ये कह रहा है पार्ट सी में, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच डेप्रिसिएशन of the Sri Lankan rupee could improve the country's balance of trade in goods and services। अब कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पर आपको फोकस करना है। कीवर्ड्स पे फोकस करने का मतलब है इवन दो दिस इज अ 4 मार्क का क्वेश्चन, पर ये कीवर्ड कंसिडर है। कंसिडर का मतलब यहाँ पर भी आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा
कंसिडर का मतलब है यहाँ पर भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि कंसिडर लिखा हुआ है। तो 4 में से जो 1 मार्क होगा ना वो आपकी इवैल्यूएशन का होगा। कह रहा है कि क्या श्रीलंका को, बल्कि नहीं कह रहा है किस हद तक डेप्रिसिएशन ऑफ द श्रीलंकन रूपी कुड इंप्रूव द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है करेंसी के गिरने से किस हद तक आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड की पोजीशन इंप्रूव हो रही है। तो पार्ट सी बहुत ही आसान सवाल है, इसका मैं बेसिक फॉर्मेट आपको बना के दे रहा हूँ, बड़ा ही घटिया सवाल है। तो पार्ट सी में आप क्या करोगे, पार्ट सी में आप सबसे पहले तो उसको डेप्रिसिएशन के बारे में बता दो कि डेप्रिसिएशन होती है सही। तो डेप्रिसिएशन को डिफाइन, अगेन आई एम जस्ट मेकिंग फॉर्मेट्स, आपको फुली कंस्ट्रक्टेड आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट डिफाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से पहले बेसिक बता दो कि यार एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, विच माइट इंक्रीज द एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट का। और इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी करेंसी गिरी हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है इम्पोर्ट्स कम हो जाए और इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करेंसी के गिरने से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और इम्पोर्ट गिर रही है। पर वही बात है, 4 मार्क का सवाल है, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट आपकी क्या है। तो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ये होगी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये करेंसी का गिरने से बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इफ द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक, सिर्फ उसी केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम होगा, सिर्फ उसी केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोट करो तो मैंने अज्यूम करा है कि डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम होती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर गिरता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, याद है, बेसिक पीडी की नॉलेज आपको होनी चाहिए यहाँ पे। पर अगर डिमांड इन इलास्टिक होती है, पर अगर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है तो यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इतनी लंबी नहीं करनी है क्योंकि 4 मार्क का सवाल है, तो आप जनरली उसको कह देना कि भाई इन इलास्टिक डिमांड के केस में एक्सपोर्ट की प्राइस के गिरने से रेवेन्यू गिरेगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपोर्ट गिर रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है तो क्लियरली बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन इलास्टिक डिमांड की वजह से पूरा सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो सकता है, रिवर्स हो जाएगा। फिर आप एक और पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अगर आप अपनी करेंसी को गिरने दोगे तो जाहिर है इंपोर्ट की प्राइस तो बढ़ रही है, जब इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है तो पहले ही तुम रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हो, फिर और ज्यादा हो जाओगे क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी तो कम से ही गिरेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह जैसी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड इज नॉर्मली इन इलास्टिक, और जब इन इलास्टिक डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है तुम्हारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर मजीद बढ़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ सकती है, क्योंकि जब तुम्हें रॉ मटेरियल महंगे पड़ेंगे तो तुम्हारी इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ेगी, और जब तुम्हारी इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट का बर्डन किस पर डालोगे आप, कंज्यूमर्स पर डालोगे, तो दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब आप अपने आंसर में ये चीज ऊपर लिख रहे होगे ना तो आप विदाउट पीडी लिखोगे, पहले तो आप बिल्कुल बेसिक ओ लेवल के बच्चे की तरह बताओगे हो क्या रहा है, और फिर एंड में उसको बताओ कि देखो ओवरऑल तो ये पीडी पे डिपेंड करता है। अगर आप ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला पार्ट नहीं भी लिखते फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस सवाल। तो पार्ट सी इज वेरी सिंपल अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो। अच्छा, पार्ट डी में ये क्या कह रहा है, पार्ट डी में कह रहा है कि असेस वेदर द रिमूवल ऑफ ऑल द टूल्स प्रोटेक्शनिज्म इज लाइकली टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। कह रहे हैं जब आप प्रोटेक्शनिज्म को हटा दोगे, जब आप इंपोर्ट टैरिफ को हटा दोगे तो क्या इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। असेस का सवाल है, 6 मार्क का सवाल है, 2 मार्क की वैल्यूएशन है, 2 साइडेड आंसर है। कह रहा है प्रोटेक्शनिज्म जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो पहले तो आप अग्री करोगे और फिर आप डिसएग्री करोगे और फिर आप इवैल्यूएटिव कमेंट दोगे। बताइए अगेन, प्रोटेक्शनिज्म को जब रिमूव कर दोगे तो क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा, तो होगा भी, नहीं भी होगा, और इवैल्यूएट करके अपने आंसर को कंक्लूड कर देना। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे इस आंसर को आप, विच इज वेरी सिंपल। पार्ट डी में आप क्या करोगे जरा देखना गौर से। पार्ट डी में तो सबसे पहले आप बताओ कि प्रोटेक्शनिज्म को रिमूव करने का क्या मतलब है। प्रोटेक्शनिज्म को जब आप रिमूव करोगे तो प्रोटेक्शनिज्म को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर ऑफ अ फ्री ट्रेड वाला सिनेरियो, और फ्री ट्रेड वाले सिनेरियो की तरफ मूव करने का मतलब है कि अब जो है वो आपकी इकोनॉमी में
यू विल बी फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आप इस चीज को समझो कि जब आप प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स हटाओगे तो यू आर एनकरेजिंग मोर स्पेशलाइजेशन, और जब आप स्पेशलाइजेशन को एनकरेज करोगे तो इससे आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप किसी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज वापस गेन कर सकते हो, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, आपका डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है, वापस कंपैरेटिव एडवांटेज गेन हो सकता है। फिर आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि जब मैं प्रोटेक्शनिज्म को रिमूव करूंगा तो सामने वाला मुझ पे भी कर देगा, तो देयर विल बी नो रिटेलिएशन। भाई कंट्रीज की लड़ाइयां भी नहीं होंगी, जैसे भी यूएस सबसे लड़ाई कर रहा है, सही है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपके लोकल डोमेस्टिक सप्लायर्स जो है वो डर जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन एनकरेज होगा, और जब कंपटीशन एनकरेज होगा तो आपकी लेस एफिशिएंट इंडस्ट्रीज भी अब मेहनत करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उनके सामने अब कंपटीशन आ चुका है, विच विल रिड्यूस देयर कॉस्ट, which will reduce your export की price, which might again increase your export का revenue, which will reduce the deficit. फिर आप एक और पॉइंट यहां पर ये लिख सकते हो कि केस में बताया हुआ है कि जब हम प्रोटेक्शनिज्म को रिमूव कर देंगे तो हमारे मुल्क में जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, हमारे मुल्क में जो है वो मल्टीनेशनल्स आना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने में आसानी होगी और सारी चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है वो आपकी कंट्री में आके ऑपरेट करेंगे, सही है। जाहिर सी बात है चीपर रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, ये भी एक फायदा है, चीपर रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। वही बात है, ये लोग क्यों आपकी कंट्री में आ रहे हैं, क्योंकि चीपर रॉ मटेरियल्स इनको मिल जाएंगे और आपकी कंट्री में आसानी से ये लोग ऑपरेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, रिटेलिएशन नहीं होगी, कोई आराम से आपके मुल्क से एक्सपोर्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सही है। पर कभी कभार ऐसा नहीं होता, हाउएवर, कि प्रोटेक्शनिज्म को रिमूव करके आप सबसे पहली जो गलती कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री जो आपकी नई इंडस्ट्रीज है वो तबाह होना शुरू हो जाएंगी, आपकी नई इंडस्ट्रीज तबाह होना शुरू हो जाएंगी, वो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगी, आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया, तो हो सकता है वो लोकल प्रोड्यूसर से ना खरीदें। आपकी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज खत्म होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर आपका वेपन्स हो गया, यहाँ पर आपकी फूड हो गया, यहाँ पर आपकी स्टील हो गया, ये सारी ऐसी चीजें जिसपे आप इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि चलो आपने प्रोटेक्शनिज्म हटा दिया और आप स्पेशलाइजेशन की तरफ आ गए, तो आप ये भी तो देखो ना कि अगर फ्यूचर में तुम जिस चीज के ऊपर स्पेशलाइज कर रहे हो, अगर फ्यूचर में उस चीज की डिमांड कम हो गई तो फिर तुम फंस जाओगे। अब वो कुछ भी वजह से हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, इट कैन बी ड्यू टू अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, हो सकता है कि आपसे ऊपर वाली कोई चीज आ जाए, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ जाए, ऐसा कोई आ जाए जो आपको टक्कर दे दे, सही है। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा लेबर तो एक ही चीज के ऊपर स्पेशलाइज्ड है, आपकी सारी रिसोर्सेज तो एक ही चीज के ऊपर स्पेशलाइज्ड है, तो आपकी इकोनॉमी में तो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी है। अब फ्यूचर में अगर आपकी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे, आप तो फंस जाओगे। तो आपकी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो कौन सी होगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट इज वेरी रिस्की इन द लॉन्ग टर्म इफ यू कीप ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस ट्रेड। जो बच्चे और मुझे पॉइंट्स बता रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि सर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी भाई, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएगी। अब ऐसा ना हो कि तुम फूड वगैरह बना मंगवाना शुरू कर दो, अब फूड जैसी चीजें जब तुम मंगवाना शुरू कर दोगे, फूड इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे, और अगर तुम जिस कंट्री से मंगवा रहे हो उस कंट्री में बैड वेदर हो गया तो वो तुम्हें तो नहीं बेचेगा, तो फिर तो तुम फंस गए, क्या करोगे। और आपकी लेस एफिशिएंट डोमेस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, जो मैंने ऊपर भी बताया, मैं बल्कि उसी से कनेक्ट इसको कर देता हूँ। जब तुम्हारी लेस एफिशिएंट इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 6 मार्क का सवाल है। सो यू शुड गो फॉर 2 वर्सेस 1। 2 वर्सेस 1 का मतलब क्या, या तो तुम 2 पॉइंट यहां से उठाओ या तो 2 पॉइंट यहां से उठाओ, तो 2 वर्सेस 1 इज द सोल्यूशन। 6 मार्क का सवाल है तो 6 मार्क जितनी इज्जत देनी है, जाहिर है इतनी लंबी तो नहीं कर सकते, एक पेज का तो आंसर नहीं लिखूंगा ना यहाँ पे। मैं जो अपने आंसर्स प्रोवाइड करूंगा उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, सही है, मैं जो अपने पॉइंट्स आपको दूंगा उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, पर आपको मैं अभी से ये बात बता रहा हूँ कि डेटा रिस्पॉन्स का कंटेंट बहुत कंसाइज तरीके से लिखना होता है, तो 2 वर्सेस 1 इज द वे टू गो। मैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपका दिमाग खोल रहा हूँ। मैं अगर सिर्फ 2 वर्सेस 1 बता दूंगा ना तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा, तो आपको मैं वैरायटी ऑफ पॉइंट्स दे रहा हूँ। अच्छा, अब इवेल्युएट आप अपने आंसर को कैसे करोगे, तो इवेल्युएशन यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्या ओवरऑल डेफिसिट कम होगा,
क्या ओवरऑल डेफिसिट कम होगा या नहीं होगा? तो ओवरऑल डेफिसिट कम होगा या नहीं होगा ना, तो बड़ी सिंपल सी यहां पर बात है कि देखो केस में ना उसने ये बात बताई हुई है कि श्रीलंका इज लूजिंग इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। श्रीलंका इज लूजिंग इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। अब जो मुल्क अपना कंपैरेटिव एडवांटेज लूज कर रहा है, जो मुल्क अपना कंपैरेटिव एडवांटेज लूज कर रहा है, क्या आप उसको ये रेकमेंड करोगे कि ये प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स हटा के और ये सारी हरकतें करें? तो कुल मिला के आपकी जो इवैल्यूएटिव कमेंट होगा ना और जो कंक्लूजन होगा वो यही होगा कि इट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग द प्रोटेक्शनिज्म टूल्स वर्सेस रिमूविंग द प्रोटेक्शनिज्म टूल्स। क्या इंपोर्ट टैरिफ हटाना ही सोल्यूशन है? क्या उसको कम नहीं कर सकते? बिल्कुल हटा क्यों रहे हो आप बिल्कुल हटाओगे तो फिर मसले शुरू हो जाएंगे। और एक और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो एक बच्चा यहां पर लिख सकता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका, डंपिंग। डंपिंग से कैसे बचोगे? ये जो डेवलप्ड कंट्रीज तुम्हारे मुल्क में आके बिलो कॉस्ट अपनी चीजें बेचना शुरू कर देगी, उसका क्या करोगे? चाइना अगर तुम्हारे मुल्क में आके स्टील बेचना शुरू हो गया बिलो कॉस्ट, तो उसको कैसे टैकल करोगे? वैसे ही आपकी बैंड बजी हुई है, फिर कल को वो आपसे आपके पोर्ट मांग लेगा, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देगा। चाइना तो यही करता है, चाइनीज ट्रैप होता है ये। सही है। तो अगेन कंक्लूजन में भी क्या ये सारे पॉइंट्स लिखने? सारे नहीं लिखने, 2 मार्क की कंक्लूजन है, 2 मार्क की इवैल्यूएशन है। तो आपको बहुत सिंपल यहां पर रहना है, या तो आप जो है वो इस वाले पॉइंट पे जाओ, या तो आप इस वाले पॉइंट पे जाओ। अब ये वाला जो पॉइंट है ना जो मैंने लिखा है, रिड्यूसिंग वर्सेस रिमूवल एंड श्रीलंका इज लूजिंग इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज, तो ये थोड़ा केस से रिलेट कर रहा है। जो डंपिंग वाला है वो केस से रिलेट नहीं कर रहा है। अगेन दिस इज नॉट बिजनेस स्टडीज का पेपर जाकर आपको बहुत ज्यादा लिंक करना है केस और एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आपको नहीं करना आप ना करो, टेंशन नहीं है। पेपर में कोई पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा, डंपिंग लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हमारा जो लास्ट यहाँ पर पार्ट है विच इज पार्ट ई, तो पार्ट ई में वो बेसिकली हमसे ये कह रहा है, असेस द एक्सटेंट टू विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अब आपके लिए पार्ट ई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि हर पास पेपर में आप करोगे। असेस द एक्सटेंट टू विच सप्लाई साइड पॉलिसीज विल बी एबल टू लीड श्रीलंका बैक इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेनेवर द क्वेश्चन is mentioning a policy. 2 versus 1, I shall be 2 versus 1 with a conclusion. Whenever a question is mentioning a policy, आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी खुद बतानी है, ये रूल है, ये रूल है। अगर आपको वो पेपर में कोई एक पॉलिसी दे रहा है तो दूसरी पॉलिसी आपको खुद बतानी है, और ये लाजमी बात है, आपको बतानी है। आप बिना दूसरी पॉलिसी बताए ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यू हैव टू कंपेयर सप्लाई साइड पॉलिसी विद अ फिस्कल पॉलिसी और अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको फिस्कल या मॉनेटरी से सप्लाई साइड को कंपेयर करना है। कह रहा है किस हद तक सप्लाई साइड पॉलिसी श्रीलंका को इकोनॉमिक ग्रोथ करा देगा, तो सप्लाई साइड पॉलिसी तो करा देगा, पर साथ में दूसरी पॉलिसी कंपेयर करोगे और फिर कंक्लूजन पे जाओगे। तो किस तरीके से ये आंसर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा पार्टी? तो पहले तो सप्लाई साइड पॉलिसी का बता दो, हाँ भाई सप्लाई साइड पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ करा देगा। तो पार्ट ई में सबसे पहले जो मेरा आंसर स्टार्ट होगा वो सप्लाई साइड पॉलिसी की डेफिनेशन से होगा। तो मैं बेसिक सप्लाई साइड पॉलिसी उसको डिफाइन कर दूंगा, मैं बेसिक सप्लाई साइड पॉलिसी उसको डिफाइन कर दूंगा, which will be my first step. If you want to involve diagrams, well enough, नहीं करनी ना करो, मसला नहीं है, 6 मार्क का सवाल है, नहीं भी बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला भी नहीं है उसमें। सही है, पर बना दोगे तो अच्छी बात हो जाएगी, आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ये अगेन डिपेंड करता है आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आपके पास पेपर में टाइम कितना है। तो आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा देना, विच इज YF2 YF1, तो कीनजियन वाले ही बना देता हूँ। सही है, तो दिस इज सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर अब मल्टीपल टूल्स उसको बताने हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, पेपर में तो एक ही बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला टूल अगर मैं होता ना तो मैं क्या लिखता? पहला टूल में यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन पॉइंट में लिखता ना वो लिखता डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो, रूल्स एंड लॉस को कम कर देते हो। जब आप रूल्स एंड लॉस को कम कर देते हो तो देयर आर लो बैरियर्स टू एंट्री नाउ, लो बैरियर्स टू एंट्री। जब लो बैरियर्स टू एंट्री होंगी तो इसका मतलब मोर फर्म्स विल बी एनकरेज टू ओपन बिजनेसेस। ये मोर फर्म्स विल बी एनकरेज टू ओपन बिजनेसेस, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में जो है वो एंटरप्राइज बढ़ना स्टार्ट होगा, बिजनेसेस खुलना स्टार्ट होंगे। आपकी इकोनॉमी में जो है वो कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट होगा। सही है, आपकी इकोनॉमी में जो है वो लोगों की चॉइसेस बढ़ना स्टार्ट होंगी, और जब इतनी सारी फर्म्स आउटपुट क्रिएट कर रही होंगी तो ओवरऑल आउटपुट तो इकोनॉमी का बढ़ना ही है। तो दिस विल लीड टू अ ग्रोथ इन योर इकोनॉमी। पर अगेन हर पॉलिसी की बुराई आपने बतानी है, तो साथ में आप यहाँ पर लाजमी तौर पे ये बात बताओगे कि देखो ये जो आप डीरेगुलेशन कर रहे हो ना, तो नई फर्म्स तो एंटर होंगी, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट न्यू फर्म्स विल फेल।
ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, 70% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। इसका मतलब आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो कोई एक पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाओ और उसकी एक डिसएडवांटेज बता दो। तो या तो आप ये पॉइंट लिखो। अच्छा, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट यहां पर हम लिख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगेन दिस इज अ वेरी फेवरेट पॉइंट ऑफ एग्जामिनर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर बाइज पब्लिक सेक्टर फंड्स, बाइज पब्लिक सेक्टर फर्म्स। जो आपकी प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर इदारों को खरीदना शुरू कर देती है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं, जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो लेस एफिशिएंट गवर्नमेंट इदारे हैं, उनको खरीदना शुरू कर देती है। अब प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट क्यों है? क्योंकि प्राइवेट फर्म्स वर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हेन दे वर्क विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट, वो जिंदगी में मेहनत बहुत करते हैं। और जब वो मेहनत बहुत करते हैं, इसके जैसे और भी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने कंपटीशन नहीं आता, प्राइवेट के सामने आता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ इनोवेशन, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ इनोवेशन, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट हर पॉलिसी की बुराई है। आप उसको बोलो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इदारा दे दिया और के इलेक्ट्रिक वाला हाल हो जाए। प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली ना बना ले, प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना ना शुरू कर दे, प्राइवेट सेक्टर जो है वो जान पूछकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करके प्राइजेस को शूट ना करे, क्योंकि इससे तो फिर ये होगा कि आपके लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपकी लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ पे, और आपकी पॉलिसी बिल्कुल फेल कर जाएगी। या तो फिर आप ये वाली पूरी पॉलिसी बताओ विद डिसएडवांटेज। और सबसे आखिरी पॉलिसी जो अगेन एग्जामिनर की बहुत फेवरेट है, विच इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर कि आप उसको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बताओ। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से जो है उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, जब उनकी स्किल्स बढ़ेंगी तो इकोनॉमी में जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी के लेबर की क्वालिटी बढ़ रही है। जब क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लेबर के बढ़ने की वजह से जो है वो बेसिकली क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी का आउटपुट अगेन बढ़ जाएगा, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन। पर वही बात है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इन द लॉन्गर टर्म ये आपको बेनिफिट देती है, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव पॉलिसीज हैं, और ये आपके वर्कर की ना विलिंगनेस टू लर्न न्यू स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। सही है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? मैं इसको कंपेयर करूंगा फिस्कल पॉलिसी के साथ, फॉर एग्जांपल। सही है। तो द ऑल्टरनेटिव पॉलिसी व्हिच आई शुड यूज ओवर हियर कैन बी फिस्कल, कैन बी मॉनेटरी। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही फिस्कल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिस्कल पॉलिसी को यूज कर लेते हैं। अगर मैं फिस्कल पॉलिसी को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि यू हैव टू गो फॉर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज। सही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर आपका टारगेट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे? आप जो है वो इनकम टैक्स को सबसे पहले कम कर दो, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना। तो आप इनकम टैक्स को गिराओ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डीवाई, डिस्पोजेबल इनकम, इनकम आफ्टर टैक्स होती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एक्चुअल ग्रोथ आएगी। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आप कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर दो। नाउ कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे लगता है, तो इससे बिजनेस के क्या बढ़ जाएंगे? रिटेन्ड प्रॉफिट्स। जब बिजनेस इसके रिटेन्ड प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो उनके पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, और ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो वो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो अगेन एटी बढ़ेगा, क्योंकि एटी की इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपका पूरा मैक्रो इसी का राउंड है। और आप सिंपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो, गवर्नमेंट अपनी प्लान स्पेंडिंग को बढ़ा दे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है, और गवर्नमेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाए जिसकी वजह से एटी बढ़ जाएगा। तो सिंपल फिस्कल पॉलिसी समझा दी। कोई एक डिसएडवांटेज फिस्कल पॉलिसी का बता दो, जैसे मैं आपको मल्टीपल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि यार इट लीड्स टू बजट डेफिसिट्स, गवर्नमेंट के नेशनल डेट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, टैक्स कम है, तो सिंपल बात है बजट डेफिसिट तो होगा। नेशनल डेट क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट्स होंगे तो वो फाइनेंस कैसे करेगी? बोरोइंग करेगी। सही है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि यार एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी तो इनकम्स के बढ़ने से लोगों के शौक भी बढ़ेंगे, जब लोगों के शौक बढ़ेंगे तो वो इंपोर्टेड गुड्स की तरफ जाएंगे, और जब वो इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे तो इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड से अगेन ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, और जब आपका ट्रेड यहाँ पर डेफिसिट हो जाएगा तो इससे आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स विल बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। फिर एक और बहुत अच्छा पॉइंट मैं यहाँ पर उसको ये दे सकता हूँ कि एट द टाइम ऑफ लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन या एट द टाइम ऑफ रिसेशन, इकोनॉमी के जो लोग होते हैं ना वो पेसिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म होता है, पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो अगर आप इनकम टैक्स कम करके उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा भी दोगे और उनके पास एडिशनल इनकम अगर आ भी जाएगी, तो उस एडिशनल इनकम को मोस्ट लाइकली वो क्या करेंगे?
उस एडिशनल इनकम को मोस्ट लाइकली वो क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, लोग ये समझते हैं कि चीजें और सस्ती होंगी, लोग ये समझते हैं कि मुल्क और नीचे जाएगा, तो इस टाइम पे भाई क्यों पैसा खर्च करें, एक्स्ट्रा पैसा सेव कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इन दो पॉलिसीज को कंपेयर करूं, वापस मैं आपको बता रहा हूं, सप्लाई साइड पॉलिसी का कोई एक टूल समझाना है, एक टूल या तो डीरेगुलेशन या प्राइवेटाइजेशन या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और साथ में एक नुकसान हो गया सप्लाई साइड। फिर फिस्कल पे आओ, फिस्कल के तीनों टूल समझाओ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पैराग्राफ में बन जाते हैं। अगर लंबी हो रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात ना करना, सिर्फ ये टैक्सेस से बता दो, मसला नहीं है। और साथ में फिर एक बुराई बता देना फिस्कल पॉलिसी की, और एंड में तुम उसको बताना ओवरऑल, ओवरऑल कौन सी पॉलिसी बेहतर है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रही है, गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रही है, ये मान लिख सकते हो, गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रही है। डेटा रिस्पांस के स्टार्ट में मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को एरो मार के लिख दिया था, एक्चुअल ग्रोथ एंड पोटेंशियल ग्रोथ। जब आप ये पेपर में करोगे ना चीजें और डेटा रिस्पांस को डिटेल में पढ़ोगे, तो आधे पॉइंट्स तो आपको खुद मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको बोलो कि गवर्नमेंट कौन सी ग्रोथ चाह रही है, गवर्नमेंट एक्चुअल ग्रोथ चाह रही है या पोटेंशियल ग्रोथ चाह रही है, मतलब कौन सी ग्रोथ की तरफ काम करना है उसको। अगर तो उसको एक्चुअल ग्रोथ चाहिए तो आपको तो सिंपली एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है, देन गो फॉर डिमांड साइड पॉलिसी, इसका मतलब वी विल सपोर्ट फिस्कल पॉलिसी है। पर अगर आपको पोटेंशियल ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमी के प्रोडक्टिव पोटेंशियल को बढ़ाना है, आपको अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है, आपको अपने पीपीसी को राइट पर शिफ्ट करना है, आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, और आप अपने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाह रहे हो, तो यू हैव टू गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। और खास करके पोटेंशियल ग्रोथ के लिए अगर आपको याद हो कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी यूज होती है, बता सकते हो। मैंने दो तरह की सप्लाई साइड पॉलिसी सिखाई थी आपको, मार्केट ओरिएंटेड और इंटरवेंशनिस्ट। तो पोटेंशियल ग्रोथ के लिए कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी होती है, इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच होती है। इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच का मतलब है वेयर द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द मार्केट थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सही है। तो इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज आर डिजाइंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। ये आपकी जो है वो डेटा रिस्पॉन्स है, ठीक है। नाउ वी आर टारगेटिंग, तो बेसिकली नाउ वी आर स्टार्टिंग with the section B of this paper. Now section B is micro and you have to attempt any one question. This is May June 2024 paper 2 variant 1 section B. तो सेक्शन बी में आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ बंच, या तो 2 करोगे या तो 3 करोगे, तो आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड 2 का पार्ट बी, तो मैंने अलग से उसको कॉपी पेस्ट करके रखा है ताकि मैं फॉर्मेट्स आराम से बना लूँ आपके लिए। अब हमारा जो है ना चीजें थोड़ी स्पीड अप होंगी, क्योंकि अब जो है ना हमारा फेवरेट पार्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन बी का पार्ट ए, गौर से सुनना। सवाल में क्या कह रहा है बेटा, बहुत साथ रहना मेरे, मैं इसमें थोड़ा तेज जाऊंगा। विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। मेरा पहला सवाल, जब भी पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो क्या वो प्योर पब्लिक गुड है या कौसाई पब्लिक गुड है, जल्दी से बता दो। जब भी पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो वो कौसाई पब्लिक गुड है या प्योर पब्लिक गुड है, प्योर पब्लिक गुड है। ठीक है, अगर पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखा है तो इट इज अ प्योर पब्लिक गुड। सही, डोंट टॉक अबाउट कौसाई पब्लिक गुड एंड डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू। मेरिट गुड की बात करते हैं। तो पहले तो मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई खाली एग्जाम्पल को यूज करके पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स का डिफरेंस बता दो, ये तो सिंपल है। एंड कंसिडर वेदर मार्केट्स विल ऑलवेज प्रोवाइड इनफ ऑफ बोथ गुड्स। कह रहा है ये जो मार्केट्स हैं, ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, क्या ये पब्लिक और मेरिट गुड इनफ प्रोवाइड करती हैं। तो बात कर लेते हैं इस पे। 8 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, व्हिच इज AO1, AO2 एंड AO3। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पहले से वो चीज कर ली जो मैंने आपको बोल के रखी थी कि आपको 8 और 12 मार्कर्स के फॉर्मेट्स देख के रखने, पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर भी आपको जनरली बता देता हूं कि AO1 इज K plus UN which is knowledge and understanding, AO2 is your analysis क्वेश्चन का कंटेंट, and AO3 is your evaluation।
तो दिस इज 3 मार्क्स, दिस इज 3 मार्क्स एंड दिस इज 2 मार्क्स, टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं डिफरेंस बताऊंगा उसको पब्लिक और मेरिट में। तो सबसे पहली जो मेरी यहाँ पर आंसर स्टार्ट होगा वो पब्लिक गुड्स से होगा, एंड पब्लिक गुड्स आर सोलली गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैं छूटते साथ उसको ये चीज बता दूंगा कि पब्लिक गुड तो देता ही गवर्नमेंट है। पब्लिक गुड का जो सबसे पहला फीचर होता है वो नॉन राइवल होता है। नॉन राइवल का मतलब एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम नहीं करता। पब्लिक गुड का जो दूसरा फीचर होता है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, कि इसका मतलब अगर मैं पे कर दूंगा और आप पे नहीं करते तो मैं आपको इसकी कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकता। क्योंकि जिन गुड्स की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं वो कौन सी है? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट इज अ प्योर पब्लिक गुड, लाइट हाउस इज अ प्योर पब्लिक गुड, नेशनल डिफेंस इज अ प्योर पब्लिक गुड, फ्लड डिफेंस इज अ प्योर पब्लिक गुड। ये सारी वो चीजें हैं जो प्योर पब्लिक गुड हैं। तो आप यहां पर पब्लिक गुड को डिफाइन करोगे विद एन एग्जांपल। पब्लिक गुड को डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है, फीचर्स डिफाइन करने हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं ना डिफाइन पब्लिक गुड, यू हैव टू डिफाइन द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट। फिर उसके बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे अबाउट मेरिट गुड। जब आप उसको मेरिट गुड के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो मेरिट गुड में आप उसको ये बात बताओगे कि मेरिट गुड वो गुड्स होते हैं जिसमें सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो गुड्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल बेनिफिट एग्जिस्ट करती है। सही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर आप जो दोगे वो क्या दोगे? आप उसको एजुकेशन की एग्जाम्पल दोगे, हेल्थ केयर की एग्जाम्पल दोगे। आप उसको ये बात बताओ कि भाई यहाँ पर जो असल मसला है वो इन्फॉर्मेशन फेलियर है। इन्फॉर्मेशन फेलियर का मतलब है पीपल डू नॉट रियलाइज कि भाई इन चीजों के हमें जिंदगी में क्या फायदे हो सकते हैं। फिर आप यहां पर ये बता सकते हो कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से दीज थिंग्स आर अंडर कंज्यूम्ड। फिर आप उसको ये बात बताओ कि सप्लायर्स जो हैं वो इस चीज को अंडर प्रोड्यूस करते हैं। अंडर प्रोड्यूस होने की दो वजह हो सकती हैं, या तो लोग डिमांड नहीं कर रहे तभी नहीं बना रहा, या तो वो आपसे ओवर चार्ज कर सके तभी कम बना रहा है। आप देखो आजकल के टाइम पे एजुकेशन और हेल्थ केयर कितनी महंगी है, तो ओवर चार्ज भी होती हैं ये चीजें जो नॉर्मली बच्चे पेपर में नहीं लिखते। और एंड में आप बोलो दिस रिजल्ट्स इन अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के जितने रिसोर्सेज लगने चाहिए उतने नहीं लग रहे। दिस लीड्स टू अ मार्केट फेलियर। दिस लीड्स टू अ मार्केट फेलियर। तो आपने सिंपल मेरिट गुड की इंफॉर्मेशन उसको दे दी। अब आगे सवाल का जो कंटेंट है वो ये कह रहा है कि क्या मार्केट ये चीजें इनफ प्रोवाइड करेगी? क्या मार्केट ये चीजें इनफ प्रोवाइड करेंगी? तो अब इस बात के ऊपर बात कर लेते हैं। AO2 बेसिकली अब स्टार्ट हो रहा है हमारा। मैं उसको ये बोलूंगा कि देखो जहां तक बात है मार्केट्स की, जहां तक बात है मार्केट्स की, तो सबसे पहले मेरिट गुड की बात कर लेते हैं। अब ये कौन सी मार्केट की बात हो रही है? ये फ्री मार्केट इकोनॉमी तो नहीं है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी की हम अगर जनरली बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होती है। अगर मैं जनरली मार्केट की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि चलो गवर्नमेंट है ही नहीं, मैं मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट है ही नहीं, तो पहले तो आप इस चीज को समझो, मेरिट गुड्स और प्राइवेट गुड्स। मेरिट गुड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राइवेट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब तुम उसको प्राइवेट गुड का फीचर बताओ, राइवल। हाउ इज एजुकेशन राइवल? कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं और उस क्लास में 100 बच्चे और डाल दूंगा तो उन 10 बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम होगी, क्योंकि टीचर उनको इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। ये मिसाल है राइवलनेस। दूसरा, एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि एजुकेशन इज एक्सक्लूडेबल। फीस के थ्रू आप एक्सक्लूड करते हो लोगों को, जो पैसे नहीं देगा उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी। अगर एजुकेशन फ्री है वो फिर भी एक्सक्लूडेबल है। क्यों? क्योंकि एडमिशन क्राइटेरिया होता है, हर बंदा एडमिशन नहीं ले सकता। सही है। मेरिट होता है कि भाई एडमिशन टेस्ट है, सबको एडमिशन थोड़ी मिल जाएगा। फिर आप उसको ये बोलो कि ये वो गुड्स होते हैं जिसमें देयर इज अ सेलिंग प्राइस अटैच्ड। ये वो चीजें हैं जो मार्केट में बिकती हैं, ये वो चीजें जिनकी डिमांड है, ये वो चीजें जिनकी सप्लाई है। फिर भी ये अंडर एलोकेटेड होती हैं, फिर भी अंडर एलोकेटेड होती है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट्स विल नॉट प्रोवाइड इनफ मेरिट गुड्स अनलेस अनलेस इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अनलेस इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में तुम्हें गवर्नमेंट मिलेगी, और जब मिक्स इकोनॉमी में तुम्हें गवर्नमेंट मिलेगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी एजुकेशन को। गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को सब्सिडाइज कर देगी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेगी, और एनकरेज करके जो है वो बेसिकली इन गुड्स की एलोकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इनफ प्रोविजन हो सकती है, इनफ प्रोविजन हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रोवाइड इनफ विद इंटरवेंशन। विदाउट इंटरवेंशन ये कभी भी इनफ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर हमेशा अंडर एलोकेशन करेगा, आपको एज अ गवर्नमेंट इंटरवीन करना ही पड़ेगा, वरना ये मसला हल नहीं होगा।
अच्छा भाई, उसके बाद अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करें, अब देखो मार्केट हमेशा वो चीजें प्रोवाइड करेगी जिसमें प्राइस अटैच्ड है। मार्केट ओनली प्रोवाइड्स थिंग्स हु हैज अ प्राइस अटैच्ड। दे ओनली वर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग में पब्लिक गुड्स को रखो तो क्या पब्लिक गुड्स वो देंगे? नहीं देंगे। पब्लिक गुड्स तो होंगे ही नहीं, इनफ की तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता, मार्केट पब्लिक गुड देगी ही नहीं। तो इनफ का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है, पब्लिक गुड्स तो यहाँ पर होंगे ही नहीं। नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, मार्केट तो कभी पब्लिक गुड देगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देर इज नो मैकेनिज्म टू चार्ज अ प्राइस। और सबसे बड़ा मसला जो बच्चे स्किप कर जाते हैं, जो कि वो अच्छी बात है, काफी बच्चों ने चैट पे मुझे बता दिया, ऐसा फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से प्राइवेट सेक्टर ये चीजें प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता है कि हम मुफ्त के भी मजे यहाँ पर उठा सकते हैं। अगर लोगों को ये बात पता है कि विदाउट पेइंग भी ये चीजें हमें मिल जाएंगी, तो वाई पे फॉर इट? इसका मतलब द सोल जिम्मेदारी इज विद द गवर्नमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, क्या ओवरऑल मार्केट्स ये चीजें इनफ प्रोवाइड करती हैं? तो कंक्लूड कर दो अपने आंसर को। बोलो, जहां तक बात है मेरिट गुड की, ये आपकी 2 मार्क की वैल्यूएशन है। जहां तक बात है मेरिट गुड की, तो मेरिट गुड कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करता है। आपको प्राइवेट स्कूल्स भी दिखेंगी, पर गवर्नमेंट भी ये चीजें प्रोवाइड करती है। आपको प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो दिखते ही हैं, क्योंकि हम वो अल्हम्दुलिल्लाह यूज करते हैं। पर पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी होती हैं। और पब्लिक सेक्टर का एक और यहाँ पर काम है कि पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन करेगी। सही है, पब्लिक सेक्टर जो है वो इंटरवेंशन करेगी, और इंटरवेंशन के थ्रू इन चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली आंसर समराइज हो रहा है यहाँ पे। पर ओवरऑल आप उसको यही बोलो कि गवर्नमेंट कितना इंटरवीन कर सकती है, अगर भले मिक्स्ड इकोनॉमी है, कितना इंटरवीन कर सकती है डिपेंड्स। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? बट इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ फाइनेंस, कि क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है इन चीजों के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो नहीं है कि भाई लोन्स पे ऑफ करने में लगी हुई और इन चीजों के लिए पैसा ही नहीं है। और जहां तक बात है पब्लिक गुड्स की, तो क्या पब्लिक गुड्स भी इनफ प्रोवाइड करेगी? देखो, ये तो पता है कि गवर्नमेंट को देना है, ये तो पता है कि गवर्नमेंट को देना है, ये तो पता है कि पब्लिक सेक्टर को देना है, पर क्या ये भी इनफ प्रोवाइड करेंगे? क्या एक रोड पे स्ट्रीट लाइट होंगी? क्या बंद तो नहीं होंगी स्ट्रीट लाइट? ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो कुल मिला के आपने ओवरऑल अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया, और आपने बोला कि क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है, क्या उनके पास इनफ टैक्स रेवेन्यू है, तभी ये चीज हो सकती है, वरना ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है। इवैल्यूएशन में कौसाई पब्लिक गुड की बात आप बिल्कुल कर सकते हो, पर आप अपने लिए इस आंसर को कॉम्प्लिकेट करोगे अगर आपने कौसाई पब्लिक गुड की बात करी। सबके लिए ये मैं नहीं बता रहा, आप यहाँ पर उन कौसाई पब्लिक गुड्स की बात कर सकते हो जो एक्सक्लूडेबल होते हैं, क्योंकि कौसाई पब्लिक गुड 2 तरह के होते हैं, एक एक्सक्लूडेबल और एक नॉन एक्सक्लूडेबल। तो जो कौसाई पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल हैं विद नॉन राइवलरी, वो चीजें प्रोवाइड गवर्नमेंट शायद प्राइवेट सेक्टर कर देगा, और इनफ क्वांटिटीज में करेगा, क्योंकि पैसे कमाएगा। पर वही बात है, आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो दिस इज अ मच इजियर कंक्लूजन विच यू शुड गो फॉर। और इसके बाद वाला जो हमारा सवाल है पार्ट बी, इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं मेरिट गुड की अंडर एलोकेशन का, पर वो आपके आंसर को इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि इम्प्रूव कर भी सकता है। मतलब अगर एक बच्चा चाहे, चलो ये एक अच्छा सवाल आ गया कि क्या डायग्राम बन सकती है, तो डायग्राम बन सकती है जिसमें तुम एक ग्राफ में कौन से ग्राफ बना सकते हो? ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शनल है। तुम यहाँ पर एक ग्राफ डिमांड बढ़ाने का बना, गिराने का बना सकते हो, जो कि आपको अंडर एलोकेशन शो करेगा, अंडर कंजम्पशन शो करेगा। और एक ग्राफ सप्लाई कम करने वाला बना सकते हो, जो आपको अंडर प्रोड्यूस शो करेगा। अगेन, बनानी है तो बना लो, नहीं बनानी है तो ना बनाओ, आपकी मर्जी है। बना लोगे तो अच्छी बात हो जाएगी, टेंशन नहीं है। ये ऑप्शनल ग्राफ्स मैंने लिख भी दिया है, ताकि बस सब कंफ्यूज ना हो। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि असेस वेदर अ प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम शुड ऑलवेज स्विच टू अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कह रहा है कि क्या एक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए? तो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा। अब 12 मार्क के सवाल का फॉर्मेट अगर आपको याद हो, तो इसमें AO1 प्लस AO2 is 8 marks and AO3 is 4 marks. So your evaluation should be very strong. अब वही बात है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सही है।
मिक्स नहीं होता ना बेटे, वैल्यूएशन को अलग ही रखते हैं हम लोग, तभी मैं आखिरी में आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ। सही है। AO1 जैसे इस सवाल में आपको और ये चीज शेयर हो जाएगी, AO1 प्लस AO2 और AO3। सही है। अब जरा देखना, तो आप सबसे पहले जो है ना वो इस सवाल में क्या करोगे कि आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो सबसे पहले ऐसे होगा कि आप उसको सबसे पहले बता दो कि प्लान्ड इकोनॉमी होती है। यदि आपका सबसे पहला स्टेप है, आपने बता दिया प्लान्ड इकोनॉमी है क्या, तो आपने प्लान्ड इकोनॉमी में बता दिया कि सिर्फ कौन सा सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। आपने प्लान्ड इकोनॉमी को जो है वो डिफाइन करके दे दिया। फिर आपने उसके बाद जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया। सही है। आपने मिक्स्ड इकोनॉमी को भी डिफाइन कर दिया और आपने बता दिया कि यार मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो ये आपके दोनों स्टेप्स पूरे हो गए, लंबी नहीं करना डेफिनेशन पे प्लीज। सही है। फिर उसके बाद जो है वो आपको अब क्या इन्फॉर्मेशन देनी है उसको, सबसे पहले तो आपको उसको बताने प्लान्ड इकोनॉमी के फायदे नुकसान और फिर आपको बताने मिक्स्ड इकोनॉमी के फायदे नुकसान। तो पहले प्लान्ड इकोनॉमी के फायदे नुकसान के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मेरा सवाल का जो पहला यहाँ पर पार्ट होगा वो ये होगा कि मैं उसको एडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम बताऊंगा, मैं उसको एडवांटेजेस बताऊंगा ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। तो क्या प्लान्ड इकोनॉमी के बेनिफिट्स हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि देखो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंगली हो रही हैं, सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो रही हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रिसोर्सेज की एलोकेशन की जा रही है ना वो गवर्नमेंट डायरेक्टिव से हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर नीड बेस्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जा रही है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा कम होगी, यहाँ पर मेरिट गुड्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटीज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट होता है लोगों को फायदा पहुंचाना। तो यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलेगा, तो ये भी एक फायदा है। और यहाँ पर आपको पब्लिक गुड्स भी अच्छी खासी मिल जाएंगी अगर आप उसको एज अ पॉजिटिव पॉइंट काउंट करो। सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जनरली अगर हम देखें तो इन इक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती है। मैं इसी के अंदर ऐड करके आपको बता देता हूँ बेनिफिट्स। तो इन इक्वालिटी ऑफ इनकम भी जो है वो यहाँ पर कम होगी। अच्छा, अब नुकसान उसको बता दो। देखो मैं इतनी लंबी नहीं कर सकता, मैंने एक फायदा बताया एक नुकसान बताया। सही है। इतनी लंबी मैं अपने आंसर में नहीं करूंगा कि मेरा 12 मार्क का सवाल जो है वो 3 पेज पे निकल जाए। सही है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी में आप सबसे पहले उसको ये बोलो कि यार लैक ऑफ कंपटीशन है। क्या गवर्नमेंट के सामने कंपटीशन है? क्या गवर्नमेंट को मेहनत करने का इंसेंटिव है? नहीं है। देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। गवर्नमेंट क्यों मेहनत करेगी? देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। देयर इज नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव। देयर इज नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव। क्या लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खराब मिलेंगी। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आपको खराब मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगा अब्दुल्ला। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा खराब होगी। जाहिर है गवर्नमेंट को मेहनत तो करनी नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा होंगी। अब ये कोई नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर बिजनेस नहीं है जिसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ा देगी। गवर्नमेंट ये नहीं करती। गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ती है तो वो उन कॉस्ट लॉस को बर्दाश्त करेगी, वो लॉसेस को बेयर करेगी। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट के इदारे बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। गवर्नमेंट के इदारे बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। सही है। ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन यहाँ पर होते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो होती है। एक इदारे में बहुत सारे लोग भरे हुए होते हैं और गवर्नमेंट का बस टारगेट यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉयमेंट को पूरा रखे। सही है। तो एम्प्लॉयमेंट के चक्करों में इदारे खराब कर देती है। सही है। फिर आप उसको एडवांटेजेस बताओ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सही। एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो और भी पॉइंट्स जो आप मुझे चैट पे बता रहे हो वो सही भी हैं, अगर कोई गलत पॉइंट होगा तो मैं आपको टोक दूंगा। सही है। तो एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बताने से पहले आप उसको सबसे पहले तो ये बताओ कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है which brings the best of both worlds. सही है। which brings the best of both worlds, that is market and planned। क्योंकि मिक्स्ड में आपको प्राइवेट भी मिलेगा और मिक्स्ड में आपको पब्लिक भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हैं वो मार्केट के बेनिफिट्स हैं। जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर्स आर सॉवरेन, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस मैकेनिज्म है यहाँ पे। कंज्यूमर्स आर सॉवरेन। कंज्यूमर्स आर सॉवरेन का क्या मतलब है कि कंज्यूमर की पावर ज्यादा है। कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या चीज बनेगी क्या चीज नहीं बनेगी। अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसको मिल जाएगी, डिमांड गिरेगी तो उसको नहीं मिलेगी। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि देखो भाई मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर है तो कंपटीशन तो ज्यादा होगा। तो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी के फायदे बता रहा हूँ। कंपटीशन ज्यादा होगा जिसकी वजह से हो सकता है चीजें सस्ती हो जाएं, हो सकता है लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, बिकॉज पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड मोर थिंग्स नाउ।
फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन की वजह से इनोवेशन बढ़ती है। जब इनोवेशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने हैं। आप उसको ये भी कह सकते हो कि कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ रही हैं। और आप यही बोलो कि भाई दे आर वर्किंग टूवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये प्रॉफिट मैक्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये उनको मोटिवेट करता है। ये प्रॉफिट मैक्स का जो ऑब्जेक्टिव है ये उनको मोटिवेट करता है। वो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। राइट? ये आयशा बेटे ये भी पॉइंट लिख सकते हो। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान में आप मार्केट का नुकसान बताओ उसको। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? क्या नुकसान है मिक्स के? सबसे पहला और खतरनाक नुकसान मार्केट फेलियर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है। सॉवरेन का मतलब होता है पावर। कि कंज्यूमर का सॉवरेन, कंज्यूमर्स की पावर है, वो डिसाइड करते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि जो डिमांड आप करोगे वो आपको प्रोड्यूसर दे देगा। सही है। मार्केट फेलियर क्या होता है यहाँ पे? मार्केट फेलियर यहाँ पर सबसे पहला तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर आपको पब्लिक गुड्स बना के नहीं देगा, पहली चीज। सही है। ये पहला मार्केट फेलियर है बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो हर चीज यहाँ पर गवर्नमेंट को अपने जिम्मे उठानी पड़ेगी। दूसरा, मेरिट गुड्स की जहां तक यहाँ पर बात है तो मेरिट गुड्स यहाँ पर अंडर एलोकेटेड होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर है। अब गवर्नमेंट इसको इंटरवीन करके बढ़ा दे तो अलग बात है। दूसरा, आप बोलो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, पर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है, तो प्राइवेट सेक्टर डीमेरिट गुड्स तो बनाएगा और डीमेरिट गुड्स को ओवर एलोकेट करेगा, तो ये भी एक नुकसान है। फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर चांसेस हैं कि फर्म्स विल मर्ज। यहाँ पर चांसेस हैं कि फर्म्स विल मर्ज। यहाँ पर चांसेस हैं कि फर्म्स विल क्रिएट अ मोनोपोली। यहाँ पर चांसेस हैं कि वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करे। यहाँ पर चांसेस हैं कि वो हाई प्राइस पे चीजें बेचें। यहाँ पर चांसेस हैं कि ये लोग एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएं। there are chances that they will abuse their monopoly power. सही है। they will abuse their monopoly power. तो abuse of monopoly power। सही है। फिर आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि जनरली देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, क्योंकि मार्केट फेल हो रही है। अब ओवरऑल, ओवरऑल वापस सवाल पढ़ो। क्या प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑलवेज स्विच टू मिक्स्ड इकोनॉमी? क्या नॉर्थ कोरिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए? क्या नॉर्थ इकोनॉमी को, क्या नॉर्थ कोरिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए? तो आप अपने आंसर को करोगे कंक्लूड। इट डिपेंड्स। किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मिक्स्ड इट एक्चुअली इज। कितना मिक्स कर रहे हो तुम? कितना मिक्स कर रहे हो? अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से ज्यादा होगा, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट पब्लिक दोनों है, अगर प्राइवेट पब्लिक से ज्यादा होगा तो देयर आर चांसेस ऑफ अ लॉट ऑफ मार्केट फेलियर। देयर आर चांसेस ऑफ अ लॉट ऑफ मार्केट फेलियर, तो यू माइट सफर। बट इफ पब्लिक का रोल प्राइवेट से ज्यादा है, पब्लिक का रोल प्राइवेट से ज्यादा है, तो इसमें देयर आर चांसेस ऑफ गवर्नमेंट फेलियर्स, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट आर इनएफिशिएंट, गवर्नमेंट अपने पावर को रिटेन करने के लिए डिक्टेटरशिप की तरफ भी आ सकती है, क्योंकि वैसे ही प्लान में डिक्टेटरशिप है। अब मिक्स्ड में अगर प्राइवेट को भी डालोगे और फिर गवर्नमेंट उनके सर पे नाचती रहेगी और सही से काम नहीं करेगी और तंग करेगी, तो फिर ऐसे मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा नहीं है। तो आपको एक बहुत परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, जहां पर दोनों खुश रहें। फिर आप दूसरा यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि दिस में ऑल्सो इंक्लूड the ease of the switch itself. This may also include the ease of the switch itself. Is it easy to switch? क्या नॉर्थ कोरिया के लिए ये बहुत आसान होगा प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना? तो फिर यहाँ पर आप ट्रांजिशन के इश्यूज बता सकते हो। याद है मैंने आपको ट्रांजिशन के इश्यूज बताए थे। क्या ट्रांजिशन के इश्यूज होंगे यहाँ पे? पहला इशू, इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा चीजें महंगी करेगा। पहला इशू क्या हो सकता है ट्रांजिशन का? ट्रांजिशन का पहला इशू होगा इन्फ्लेशन, क्योंकि आप मार्केट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, महंगाई तो होगी। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आते साथ मशीन्स की तरफ आएगा। प्राइवेट सेक्टर आते साथ मशीन्स की तरफ आएगा, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो ये दो बहुत कॉमन इशू है जो ट्रांजिशन के दौरान आएंगे, जब आप
मार्केट को इंट्रोड्यूस करोगे। तो देखो बहुत अच्छी इवैल्यूएशन यहाँ पर आपकी बन सकती है, और आपको दोनों पॉइंट यहाँ बताने क्योंकि 4 मार्क की इवैल्यूएशन है। अगेन जब मैं कंस्ट्रक्टेड आंसर दूंगा तो मैंने लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा क्या है वो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एक ऐसा सवाल है जो क्लासेस में मैं 10 बार करा चुका हूँ, मैं फिर भी आपको 11वीं बार करवा रहा हूँ। और सवाल क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच the demand for the product will always rise at the same rate as the income of consumers। कह रहा है इनकम के बढ़ने से क्या डिमांड सेम रेट से बढ़ेगी, सेम परसेंटेज से बढ़ेगी। तो इस सवाल में पहले तो आप अपनी AO1 और AO2 को पूरा कर लो, जिसमें तुम उसको पहले तो ये बताओ कि भाई वाईडी होता क्या है। तो सबसे पहले तुम उसको डिफाइन करोगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा, ऊपर वाले सवाल में भी वही है, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज मैक्सिमम 2 डिसएडवांटेज, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, और इवैल्यूएशन। इतनी लंबी नहीं, आंसर्स का पॉइंट ये है कि मेरे आंसर्स में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, पर आप वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही करना। 8 मार्क के सवाल में तो मैंने सब लिखा है, वही आपको बताना है, उसमें मैं तो एक्स्ट्रा कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। 12 मार्क के सवाल में मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, तो उसमें आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ कितने पॉइंट लिखने कितने नहीं लिखने। ठीक है, ये आप जज करोगे कि आपका आंसर कितना लंबा होता जा रहा है, मतलब क्या वो लॉजिकल है इतने 25 मिनट में, 25 मिनट में आपको 12 मार्क का सवाल करना है और 15 मिनट में 8 मार्क का सवाल करना है, तो उस हिसाब से आप कंटेंट लिखोगे। तो डिफाइन वाईडी इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब जाहिर है इस फॉर्मूले से आपके पास कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर। अब कोफिशिएंट का साइन होता है सबसे पहले तो साइन कैन बी पॉजिटिव विच इज अ नॉर्मल गुड, साइन कैन बी नेगेटिव विच इज एन इंफीरियर गुड, एंड साइन कैन बी जीरो विच इज अ नेसेसिटी। तो एक एक करके सारे गुड्स को आप डिफाइन करोगे, सही है, रिलेशंस बताओगे। जैसे नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इन्फीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेसेसिटी केस के इनकम बढ़ती है तो डिमांड रिमेन्स द सेम। तो सारी चीजों उसको बताओ, क्योंकि वैल्यू से ही कोफिशिएंट के साइन से समझ आ रहा है। अब क्योंकि ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, दैट इज द रेट। तो रेट की जब बात हो रही है तो फिर आप साइज को बीच में लेके आओ। साइज को बीच में लाने का क्या मतलब है, और साइज की जब भी बात करोगे तो आप को नोटिस करो कि वो इनकम के बढ़ने से डिमांड के बढ़ने की बात कर रहा है, तो नॉर्मल गुड की बिहाफ पे बात करो। बोलो कि जो ये नॉर्मल गुड है वैसे तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, वो तो ठीक है, इनकम के बढ़ने से जो डिमांड बढ़ती है, सवाल ये है कि ये जो डिमांड बढ़ रही है, ये जो डिमांड बढ़ रही है क्या सेम रेट से बढ़ रही है, मतलब क्या ये सेम रेट से दोनों हो रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का क्या मतलब है, इनकम इलास्टिक का यहाँ पर मतलब है नॉर्मल लग्जरीज की बात की जा रही है यहाँ पे। नॉर्मल लग्जरी से मैंने आपको क्या एग्जांपल सिखाई है, फाइन डाइनिंग। ये वो चीजें जो आप इनकम बढ़ने से पहले बहुत कम करते थे या नहीं करते थे। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकम के बढ़ने से फाइन डाइनिंग की जो इनकम के बढ़ने से जो फाइन डाइनिंग की डिमांड है ना, वो आप बहुत ज्यादा से बढ़ा दोगे, क्योंकि ये वो चीजें जो आप पहले नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका वाईडी है तो पॉजिटिव, पर ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब हाईली रिस्पॉन्सिव हो आप, सही है। पर अगर इनकम इन इलास्टिक है, इनकम इन इलास्टिक का यहाँ पर मतलब है नॉर्मल नेसेसिटीज। नॉर्मल नेसेसिटीज का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर मैं मिसाल दे सकता हूँ ब्रेड की। अब ब्रेड एक ऐसी चीज है जो इनकम के बढ़ने से पहले भी खाते थे आप, पर अब जब इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी ब्रेड पे आ जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रेड पहले एक खाते थे, अब इनकम बढ़ गई तो 10 ब्रेड खाओगे, वो तो अभी भी इंसान के बच्चे। तो इनकम जब बढ़ेगी तो हायर क्वालिटी ब्रेड पे आओगे। क्वांटिटी ऑफ ब्रेड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा दोगे कि घर पे सड़ रही है ब्रेड, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अगर इनकम बढ़ भी जाएगी तो ब्रेड की क्वांटिटी तो कम से ही बढ़नी है ना भाई। इसका मतलब यहाँ पर है तो रिलेशन पॉजिटिव ही, पर लेसर देन 1 है, लेस रिस्पॉन्सिवनेस है कंज्यूमर्स की, सही है, लेस रिस्पॉन्सिवनेस है। फिर जनरली अगर हम उन गुड्स की बात करें, जैसे इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, कौन से गुड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, इन्फीरियर गुड की बात कर रहे हैं। इन्फीरियर गुड में आप एग्जांपल उसको दे सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सही है। और फिर जो है वो इनकम के बढ़ने से आपकी डिमांड बिल्कुल सेम है, तो किन गुड्स की बात हो रही है, नेसेसिटी गुड की। तो यहाँ पर आप उसको मिसाल दोगे टेबल सॉल्ट की। टेबल सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जो आप गरीब भी हो या अमीर हो, आपके घर पे वो होगी, नमक।
नमक की जो डिब्बी होती है, या मैच स्टिक्स की भी एक मिसाल ले सकते हैं, माचिस। माचिस भी एक ऐसी चीज है कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा माचिस रखोगे, घर आपको जलाना नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रखोगे, तो अमीर और गरीबी का कोई इसमें लेना देना नहीं होता। सही है। ग्राफ्स यहाँ पर आपके कौन कौन से बनेंगे, डायग्राम्स आपके यहाँ पर बहुत सिंपल हैं। पहला डायग्राम आप क्या बनाओगे, पहला डायग्राम जो आपका सबसे बेहतरीन डायग्राम होगा वो होगा नॉर्मल लग्जरी और नेसेसिटी का। जरा गौर से देखना, सबसे पहले यहाँ पर आप वाई एक्सिस पे लिखोगे इनकम, ब्रैकेट में आप लिखोगे वाई, फिर यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड। सही है। तो एक लाइन आप बनाओगे स्टीपर, दिस स्टीपर लाइन इज फॉर नॉर्मल नेसेसिटी, और एक लाइन आप बनाओगे फ्लैटर, ये जो फ्लैटर लाइन में बना रहा हूं ये नॉर्मल लग्जरी है। सही है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इनके इंटरसेक्शन से एक इनकम निकाल लो, इनके इंटरसेक्शन से एक इनकम निकाल लो। अब दोनों का चेंज ना एक साथ दिखा सकते हो आप। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, तो इनकम के बढ़ने से जो नॉर्मल नेसेसिटीज हैं, इनकम के बढ़ने से जो नॉर्मल नेसेसिटीज हैं उनकी डिमांड देखो बहुत कम से बढ़ रही है, तो ये लो रिस्पॉन्सिवनेस है। और जो नॉर्मल लग्जरीज हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ रही है। तो क्लियरली मैंने एक ही ग्राफ में दोनों दिखा दिया। पेपर में कैसे समझाना है वो आपको जब आंसर मिलेगा आप उसमें देख लेना। तो आपने एक ही ग्राफ में दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर जो आपका एक और ग्राफ होगा वो इन्फीरियर का होगा। आप सबसे पहले वाई एक्सिस पे लिखोगे इनकम, ब्रैकेट में लिखोगे वाई, और फिर यहां पर आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड। सही है। ब्रैकेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल आप अपने आंसर में दे चुके हो ऊपर। दिस इज ओरिजिन। आप क्या करोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाओगे। दिस इज डिमांड का डी, उसके बाद आपने इनकम बढ़ाई, और जब इनकम बढ़ाई तो इन चीजों की डिमांड कम हो गई। सही है। नेगेटिव रिलेशनशिप है ना। और फिर एक ग्राफ आपका नेसेसिटी का बनेगा, जो कि अगेन बड़ा बेसिक ग्राफ होता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर लिखोगे इनकम, ब्रैकेट में लिखोगे वाई, दिस इज क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटी गुड्स, और ब्रैकेट में यहां पर मैं लिख रहा हूं टेबल सॉल्ट। फिर क्या करोगे, एक सीधी वर्टिकल डंडी बना दोगे, क्योंकि इनकम के चेंज होने से डिमांड पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आप अपनी इनकम बढ़ा भी दोगे ना, तो नमक की डिब्बी उतनी ही रहेंगी, माचिस की डिब्बियां उतनी ही रहेंगी, ज्यादा खरीद के ज्यादा इस्तेमाल आप नहीं करोगे। अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज डायग्राम्स इन योर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2। तो ये आपका ना पूरा AO1 था, जिसमें आपने वाईडी डिफाइन करा, फॉर्मूला बताया, साइन और साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। फिर तुमने जब ये डायग्राम्स बनाई और इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करा, तो ये तुम्हारा AO2 था। अब तुम्हारा AO3 उससे भी सिंपल है। AO3 में तुम क्या करोगे, क्या हमेशा सेम रेट से बढ़ेगा, क्या हमेशा सेम रेट से बढ़ेगा, बोलो नो। सही है। नो। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ वाईडी, कि भाई मोर देन वन है या लेस देन वन है, पहली चीज। दूसरा, ये डिपेंड करता है इस चीज पे भी कि भाई टाइप ऑफ गुड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। टाइप ऑफ गुड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सही। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो पहले आपने उसको ये बताया कि भाई साइज ऑफ आईडी पे डिपेंड करता है, पहली बात तो इस पे लंबी नहीं करना। सही है। पहले तो साइज ऑफ आईडी पे डिपेंड करता है, और दूसरा उसको बोलो कि हर बंदे के हिसाब से जो इनकम चेंज हो रही है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है। आप उसको अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में भी बता सकते हो, मसला नहीं है। पर वही बात है, कॉम्प्लिकेट ना करना अपने लिए आंसर को। वापस मैं कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आप ऐसे लिख देते हो पेपर में जो आपकी औकात से बाहर होते हैं और आप उनको अंग्रेजी में समझा नहीं पाते। तो आसान पॉइंट लो जिधर आपको पेपर में इतना सोचना ना पड़े। सही। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आप पॉइंट उठाओ। दूसरा जो सवाल है ना, ये एक ऐसा सवाल है जो मैं बहुत बार करा चुका हूँ। ये जून 2023 के अटेम्प्ट्स में भी आया है, नवंबर 2023 के अटेम्प्ट्स में भी आया है, और सवाल बहुत सिंपल है। असेस द एक्सटेंट टू विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर यूजफुल टू अ बिजनेस। तो जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए तो ये सवाल ऐसा है, आंख बंद करके भी हो जाना चाहिए। फिर भी शर्म की बातें नहीं कर पाते, खैर हो गई उसकी। सही है। तो असेस द एक्सटेंट टू विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर यूजफुल टू अ बिजनेस। तो जब एक बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस इज ऑलवेज लिंक्ड टू द टोटल रेवेन्यू। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन।
एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन करोगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करोगे। यू डोंट नीड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ पीईएस एंड एक्ससीडी ओवर हियर, जरूरत नहीं है। आप उसको पहले पीईएस की यूजफुलनेस बता दो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सबसे पहला केस होता है इलास्टिक सप्लाई का, जिधर तुम इलास्टिक सप्लाई को डिफाइन करोगे अपने कंटेंट में, और तुम बताओगे कि जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और मार्केट में शॉर्टेज होती है और शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ती है, तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि आप क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा से बढ़ा देते हो। इसका मतलब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, और आपका रेवेन्यू जब कॉस्ट को एक्सीड करेगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सो यू कैन इजिली मीट द कंज्यूमर्स डिमांड। जब आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है तो डिमांड के बढ़ने से शॉर्टेज होती है, प्राइस भी बढ़ जाती है, पर आप क्वांटिटी सप्लाइड आसानी से नहीं बढ़ा पाते, तो आपका नुकसान होता है। दूसरा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको ये बताता है कि वेदर यू हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और नॉट। अगर मेरी सप्लाई इन इलास्टिक है और अगर मैं कस्टमर्स की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा, अगर मैं क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा से नहीं बढ़ा पा रहा, तो पीईएस मुझे ये बता रहा है, मुझे हिंट दे रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस टाइम को कम करो, अगर तुम्हारी सप्लाई चेन खराब है तो उस सप्लाई चेन को इंप्रूव करो। पीईएस तुम्हें बताता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स, कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना तुम्हारी औकात में है या नहीं है। एक और बात, स्टॉकिंग में हेल्प करता है, स्टॉकिंग, एडवांस स्टॉकिंग में हेल्प करता है। अगर एक प्रोड्यूसर की सप्लाई इलास्टिक है तो वो स्टॉक नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसी डिमांड बढ़ेगी मैं एकदम से बना लूंगा। पर अगर एक प्रोड्यूसर की सप्लाई इन इलास्टिक है तो उसको एडवांस में स्टॉकिंग करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि वक्त आने पे अगर डिमांड बढ़ गई, मैं टाइम पे सप्लाई नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो स्टॉक रखना पड़ता है। तो इससे आपकी इन्वेंट्री मैनेज होती है, इससे आपकी स्टोरेज की कॉस्ट मैनेज होती है। पर वही बात है कि पीईएस इज एन एस्टिमेटेड फिगर, पीईएस इज एन एस्टिमेटेड फिगर, इट माइट बी रॉन्ग। दूसरा, इन इलास्टिक सप्लाई अगर है भी और आप कह रहे हो कि इसको इलास्टिक सप्लाई कर दो, पैसा लगा दो, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? फाइनेंस के इश्यूज होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता कभी कभार ये। तो ये एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या करोगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप उसको ये बात बताओगे कि इट हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन इट्स प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की बात हो रही है। इट असिस्ट्स इन बिजनेसेस टू डेवलप अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट मैक्सिमाइजेस अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट सेल्स। पहला केस, क्लोज सब्स्टिट्यूट। मेरा एक प्रोडक्ट दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, मैं अपनी प्राइस हल्की सी गिराऊंगा, मेरी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सिनेरियो में द डिमांड इज इलास्टिक। इस सिनेरियो में द डिमांड इज इलास्टिक, इस सिनेरियो में द डिमांड इज इलास्टिक। जब आपकी डिमांड इलास्टिक होती है ना, तो आप हल्की सी प्राइस गिराते हो, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। दूसरा, मुझे एडवर्टाइजमेंट पे काम करना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट अगर किसी के साथ क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कोक एंड पेप्सी, तो कोक एडवर्टाइजमेंट पे बहुत काम कर रहा है और लोगों के माइंडसेट को चेंज कर रहा है कि हम इनसे अलग हैं, तो अपनी डिमांड को इलास्टिक से इनइलास्टिक कर रहा है। वीक सब्सटीट्यूट्स, आपका प्रोडक्ट किसी के साथ क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो आप सिंपली प्राइस बढ़ाओ, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स, सिनेमा टिकट्स एंड पॉपकॉर्न। भाई आप एक सिनेमा हॉल के ओनर हो, एक सिनेमा है आपका पूरा, तो आप क्या करोगे? टिकट सस्ती करोगे ताकि लोग फिल्म देखने हैं। जब फिल्म देखने आएंगे तो पॉपकॉर्न तो खरीदेंगे, पॉपकॉर्न का प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत ज्यादा हाई, तो लोग पॉपकॉर्न तो खरीदेंगे। तो यहाँ तुम पैसा का छापो, जो यहाँ से लॉस हो रहा है कवर करो, तो लॉस फ्रॉम सिनेमा टिकट्स रिकवर थ्रू पॉपकॉर्न सेल्स, और बहुत ज्यादा ही फिर आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। सही है, ये रेस्टोरेंट्स करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। सही है, तो ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव जहां पर आप कर रहे हो। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? इट ऑल्सो मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप एंड इन्फॉर्म्स डिसीजंस अबाउट हाउ क्विकली द डिमांड में चेंज एंड एक्सटेंड टू व्हिच द प्रोड्यूसर शुड रिएक्ट। रिएक्टिव अप्रोच की बात हो रही है अब यहाँ पे। अगर आपका कंपेटिटर प्राइस कम करता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो आपको रिएक्ट करना है बाय रिड्यूसिंग योर प्राइस इफ इट इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर आपका राइवल प्राइस कम करता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, तो यू हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली बाय रिड्यूसिंग योर प्राइस। पर आपका कोई वीक सब्स्टिट्यूट अपनी प्राइस कम करता है तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना, तो आप अपने रिएक्शन को डिले भी कर सकते हो। तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। कल को पेट्रोल अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो एक कार मैन्युफैक्चरर अपने प्लांट्स में गाड़ियों की प्रोडक्शन को रोक सकता है, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो गाड़ियों की डिमांड कम होगी। तो एक कार मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्शन मैनेज करता है पेट्रोल की प्राइस को देखते हैं। देखो, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पेपर में देनी है। तो पीईएस की यूजफुलनेस का एक पैराग्राफ विद अ डिसएडवांटेज, एक्ससीडी की यूजफुलनेस का एक पैराग्राफ विद अ डिसएडवांटेज कि एक्ससीडी इज आल्सो एन एस्टिमेटेड फिगर। सही है, और एंड में अब आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन किस बेसिस पे होगा?
कंपैरिजन किस बेसिस पे होगा कि आप बोलो एक्सीडी इज ग्रेटर देन पीईएस, चेंजिंग द पीईएस टेक्स टाइम, सही है, चेंजिंग द पीईएस टेक्स टाइम, changing the PES takes time, setting the price according to the substitutes and complements will be relatively easy and quick. यहाँ पर आप एक और इलास्टिसिटी का भी जिक्र कर सकते हो कि ये इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ग्रोइंग इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही होंगी, तो जब इनकम्स बढ़ रही होंगी तो एक्सीडी और पीईएस से दोनों से बेहतर वाईडी है। अगर एक इकोनॉमी जहां पर इनकम्स बढ़ रही है तो एक्सीडी और पीईएस दोनों से बेहतर वाईडी है। तो जब मैं आंसर आपको भेजूंगा तो उसकी इवैल्यूएशन आप लाजमी तौर पे पढ़ना, और ये फिक्स इवैल्यूएशन है। जब भी पेपर में एक्सीडी पीईएस का आएगा तो आप सेम इवैल्यूएशन छापोगे हमेशा। और ये सवाल 3 बार रिपीट हो गया पिछली 2 सालों में, तो वैसे तो उसके चांसेस बहुत ही कम है, पर फिर भी अगर ये आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो है ना यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन सी, और जब हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी जनरली हमारा जल्दी हो जाता है। सही है, सेक्शन सी जो है वो जनरली हमारा जल्दी हो जाता है। पर सेक्शन सी स्टार्ट करने से पहले ना एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, वरना बिल्कुल आप फेज आउट हो जाओगे और समझ नहीं आएगा आपको। तो मैं 40 पे ना वापस रिज्यूम करूंगा, 40 पे। सही है, भाग नहीं जाना, 40 पे वापस रिज्यूम होगा पूरे 5 मिनट बाद। सही है।
अच्छा ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन सी. Now the section C is of macro, June 2024, paper 2, variant 1, section C. Question 4, question 5, दोनों में से कोई एक पंच हमें सेलेक्ट करना है. एनी वन क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है. सही है, थोड़ा गौर से देखना. ये सेक्शन सी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए. आधी चीजें इसमें ऐसी हैं जो पिछले पास पेपर में कवर हुई हुई हैं. मैं फिर भी सब डिस्कस करूंगा, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी हैं, फिर ज्यादा मुझे लिखना ना पड़े. तो ये बड़ा आसान पेपर है. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में कह रहा है एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कंसीडर द एक्सटेंट टू व्हिच दे मे बी इंक्रीज्ड विदाउट लीडिंग टू इन्फ्लेशन. कह रहा है कोई 3 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड समझा दो और कंसीडर करो किस हद तक एडी बढ़ सकता है विदाउट लीडिंग टू इन्फ्लेशन. तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट हमें जो है वो यहाँ पर आंसर स्टार्ट करने से पहले उसको जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कहानी करनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड की. तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल. फिर आप उसको एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बताओगे विच इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. सही है. और फिर कोई 3 कंपोनेंट्स बढ़ा के दिखा दो. जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंजम्पशन को बढ़ा के दिखा देता हूँ. अब कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी भाई? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कम कर दिया, तो एग्जांपल देनी है उसको. इनकम टैक्स कम हो गया, इनकम टैक्स कम हुआ तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ी, और स्पेंडिंग बढ़ी तो स्पेंडिंग की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया. तो ये आपने पहला कंपोनेंट बता दिया. सही है. दूसरा कंपोनेंट आपने उसको बता दिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा के. अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी क्यों बढ़ी है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी इसलिए बढ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरोइंग कर ली फॉर एग्जांपल, और बोरोइंग करके जो है ना वो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है. क्या करा है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है. जाहिर सी बात है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पर बढ़ जाएगी. फिर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा के दिखा दो. अब इन्वेस्टमेंट कब बढ़ सकती है? इन्वेस्टमेंट तब बढ़ सकती है जब गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे. जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी तो इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है. अगर आप बैंक से पैसा बोरो करते हो तो आपको कम इंटरेस्ट देना है, और जब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है तो इसकी वजह से जो है वो बोरोइंग बढ़ सकती है, और जो बोरोइंग बढ़ सकती है तो उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है फिर वो बढ़ जाएगा. तो आपने सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड के उसको बढ़ा के दिखा दिए, कोई 3. अब सवाल में कह रहा है कि किस हद तक एडी बढ़ सकता है विदाउट लीडिंग टू इन्फ्लेशन. तो एक बड़ा फेमस डायग्राम यहाँ पर आपका बनता है जो कि मैंने यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और वो आपका फेमस डायग्राम है LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज कीन्सियन मॉडल, और कीन्सियन मॉडल के अकॉर्डिंगली LRAS इस तरीके का होता है. इनिशियली जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी में बहुत रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है. इनिशियली जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आपके एक्चुअल और पोटेंशियल में बहुत ज्यादा गैप है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. बहुत आपकी रिसोर्सेज हैं जो जाया हो रही हैं, डिफ्लेशनरी गैप है बहुत ज्यादा. तो जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो इनिशियली आपकी इकोनॉमी में कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगी. फिर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल कम से बढ़ेगा, रियल जीडीपी ज्यादा से बढ़ेगा. तो दिस इज बेनिफिशियल. तो ये माइल्ड इन्फ्लेशन है. फिर जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे पहुंच चुकी है, इकोनॉमी में रिसोर्सेज अब बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुकी हैं, और अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से आउटपुट इतना नहीं बढ़ पा रहा. शॉर्टेज इकोनॉमी में ज्यादा हो रही है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रही हैं. यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर पोटेंशियल. अब प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी विच इज रनिंग इन्फ्लेशन. और फिर जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो इकोनॉमी का आउटपुट सेम रहेगा. तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ चुकी है, रिसोर्सेज अब खत्म है. तो अब क्या होगा? अब जब डिमांड बढ़ेगी तो मुल्क में आउटपुट तो नहीं बनेगा नया, तो सिर्फ महंगाई होगी विच इज हाइपर इन्फ्लेशन. इसका मतलब इन 3 स्टेजेस को ग्राफिकली आपको समझाना है, और ग्राफिकली 3 स्टेजेस को कैसे समझाना है. इनिशियली जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, मल्टीप्लायर इफेक्ट आया, इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ी, आउटपुट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो दिस इज बेनिफिशियल. एडी के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ी है, पर इनकम्स बहुत ज्यादा से बढ़ी है, रियल जीडीपी बहुत ज्यादा से बढ़ा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है इस प्राइस के बढ़ने से. माइल्ड इन्फ्लेशन है ये. मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, 2 से 3% की इन्फ्लेशन. फिर जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अब कम होना शुरू हो गई है, अब इकोनॉमी में शॉर्टेज ज्यादा हो रही है, अब इकोनॉमी में प्राइस लेवल ज्यादा से बढ़ रहा है, लोगों की इनकम्स कम से बढ़ रही है. तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप विद द राइज इन प्राइस लेवल, क्योंकि उनकी इनकम कम से बढ़ रही है. तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन विच इज नोन एज रनिंग इन्फ्लेशन. और फिर आप बोलोगे कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से
रिसोर्सेज खत्म हो चुकी हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ चुके हो, पोटेंशियल पे आ चुके हो, अब एडी बढ़ेगा तो इकोनॉमी में सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इनकम्स लोगों की अपनी जगह पे ही है, हाइपर इन्फ्लेशन आ रही है, परचेजिंग पावर इरोड हो रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किस हद तक एडी के बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं होगी, तो ये बोलो डिपेंड करता है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, क्या एडी के बढ़ने से इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेशनरी गैप, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेयर कैपेसिटी। अगर डिफ्लेशनरी गैप बहुत ज्यादा है, एक्चुअल पोटेंशियल से बहुत दूर है, तो फिर एडी बढ़ेगा तो इतनी महंगाई नहीं है, बेनिफिशियल है। पर अगर डिफ्लेशनरी गैप बहुत कम है, पोटेंशियल के बहुत करीब हो, तो एडी के बढ़ने से इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन है, लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेशनरी गैप। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द राइज इन द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के साथ एग्रीगेट सप्लाई कितना बढ़ रहा है। अगर एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड 50% से बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई भी 50% से बढ़ रहा है, तो फिर तो कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी। ये आपका दूसरा कंक्लूजन है जो आप लिख सकते हो। और तीसरा कंक्लूजन जो आप लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल ऑफ थॉट। मॉनेटरिस्ट का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, मॉनेटरिस्ट का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसा होता है। तो मॉनेटरिस्ट तो ये कहते हैं कि हर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आती है, मॉनेटरिस्ट तो ये कहते हैं कि हर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हाइपर इन्फ्लेशन आती है। पर अभी जो मैंने आपके सामने एलआरएस बनाया था वो कीन्सियन का था। तो कीन्सियन ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन डिपेंड करती है ऑन द डिफ्लेशनरी गैप। ओवरऑल आप इन तीनों में से या तो ये लिखो, या तो ये लिखो, या तो ये लिखो, और फिर एंड में अपने आंसर को कंक्लूड करो कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। कि अगर मिसाल के तौर पे इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ भी रही है, अगर मिसाल के तौर पे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रही है, तो चलो एडी तो बढ़ रहा है, मान लिया, मसला नहीं है। पर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कैपिटल गुड्स के ऊपर, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर, तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रही है, ये तो हम मान रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड बन रही है। पर अगर तुम कैपिटल गुड्स पे और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे पैसा खर्च करोगे, तो इससे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी तो बढ़ेगा। जब इससे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा तो इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट थोड़ी आएगा, इतनी ज्यादा महंगाई थोड़ी आएगी, ये तो साथ में सप्लाई साइड पॉलिसी भी काम कर रही है अपना। तो आप टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर भी कहानी डाल सकते हो कि अगर एक मुल्क का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा है तो फिर इन्फ्लेशन नहीं आएगी, उल्टा इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं। हाँ, शॉर्ट रन में एडी बढ़ेगा, पर लॉन्ग रन में ये इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एलआरएस राइट पर शिफ्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आय और जी एडी का पार्ट तो है, एडी तो बढ़ेगा, पर साथ में एलआरएस भी बढ़ेगा इन द लॉन्गर टर्म। ठीक है, तो 8 मार्क का बड़ा ही सिंपल सवाल था ये। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद Part B. The Chinese government, the Chinese government has re-emphasized its commitment to rebalancing the economy from one focused mainly on investment and exports to one aiming to increase the proportion spent on the domestic consumption. Chinese government ये कह रही है कि हमें export के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ना ही हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना है, तो आय और एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ानी है, हमें सी बढ़ाना है, एग्रीगेट डिमांड का सी बढ़ाना है। Assess the extent to which it would be possible to achieve this by fiscal policy alone. जब भी सवाल में एक पॉलिसी दी हुई है तो दूसरी पॉलिसी सप्लाई साइड पॉलिसी पे जाना। अगर पेपर में सप्लाई साइड दी हुई है तो फिस्कल या मॉनेटरी बता दो, मसला नहीं है। पर अगर पेपर में फिस्कल पॉलिसी दी हुई है तो दूसरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर पेपर में सवाल में फिस्कल पॉलिसी दी हुई है तो दूसरी पॉलिसी मॉनेटरी नहीं हो सकती, सप्लाई साइड होगी। क्लियर है? तो फिस्कल पॉलिसी वापस हमारी पूरी यहाँ पर रिपीट होगी, जो हमने डेटा रिस्पॉन्स में भी करा है। मैं फिर भी आपके लिए बड़ी तेजी से ये चीज लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए फॉर्मेट आ जाए। तो सबसे पहले तो आप उसको जनरली जो है वो फिस्कल पॉलिसी के बारे में बता दो, और फिस्कल पॉलिसी को जो है वो डिफाइन कर दो। सप्लाई साइड मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इतना मसला नहीं होगा। तो फिस्कल पॉलिसी आपने डिफाइन करा, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स आपने बताए। दो टूल्स होते हैं, एक आपका होता है टैक्स और दूसरा आपका होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये दो टूल्स जो हैं वो आपने उसको बता दिए। फिर आपने ये भी बताया कि क्योंकि आपको कंजम्पशन बढ़ानी है, तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का काम है, क्योंकि आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। तो आप जो है वो सबसे पहले अपने इनकम टैक्स को कम कर दो। अब देखो, मेरे सारे जो टूल्स है ना वो फोकस करेंगे कंजम्पशन पे। इनकम टैक्स कम हुआ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, बार बार बताओ कंजम्पशन बढ़ रही है। फिर आप कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करो। अब कॉर्पोरेशन टैक्स, बच्चे बोलते हैं सर कॉर्पोरेशन टैक्स से बिजनेस के बढ़ेंगे, बिजनेस को फायदा होगा। सही, बिजनेस के क्या बढ़ेंगे? रिटेन्ड प्रॉफिट्स। जब उनके रिटेन्ड बढ़ जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब यहाँ पर मुझसे ये तो नहीं पूछा ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ इनकम होगी, जाहिर सी बात है जॉब्स क्रिएट होंगी।
जब जॉब्स क्रिएट होंगी और लोग पैसे ज्यादा कमाएंगे तो इससे जाहिर सी बात है आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, मतलब सर्कुलेशन ऑफ इनकम तो नहीं बोलेंगे, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी। सही है, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा जिसकी वजह से इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और तीसरा टूल यहाँ पर आप कौन सा बताओगे उसको, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बड़ा स्मार्टली आपको बताना है, बिकॉज यू नीड टू लिंक इट विथ कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने बढ़ाई, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने किन चीजों पे बढ़ाई, आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब पैसा खर्च किया जाएगा तो इससे भी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जब इससे जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, और इनकम्स बढ़ेंगी तो इससे भी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के कंजम्पशन बढ़ा के आपने एडी बढ़ा दिया, हेंस दिस इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। डिसएडवांटेजेस आपके वही हैं, पहला कि आप इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, बजट डेफिसिट होगा, फिस्कल पॉलिसी बजट डेफिसिट होगी। बजट डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी ग्रेटर देन टैक्स, दिस माइट लीड टू बोरोइंग, दिस माइट लीड टू नेशनल डेट। सही है, नेशनल डेट आपका बढ़ जाएगा, तो बोरोइंग करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के चक्करों में इंपोर्टेड कंजम्पशन ना बढ़ा देना। ऐसा ना हो जाए कि तुमने कंजम्पशन बढ़ाई, तुमने एडी बढ़ाया और लोगों की इनकम्स बढ़ गई। अब कंजम्पशन ना इंपोर्टेड पे भी बढ़ सकती है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इनकम्स के बढ़ने से ऐसा ना हो कि इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाए। अब जब इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो ये तो आपके लेने के देने पड़ गए। आप करना क्या चाह रहे थे, हो क्या गया, तो ट्रेड डेफिसिट है। इससे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सही है, और आप उसको ये भी बोलो कि भाई एक इकोनॉमी ये चीजें कर रही है तो ये कब करेगी, रिसेशन के टाइम पे करेगी, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस तो होता है लोगों का। तो पूरी फिस्कल पॉलिसी बताई विद वन डिसएडवांटेज। सही है, वन डिसएडवांटेज। यू कैन मेक अ डायग्राम ऑफ इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड ओवर हियर, बट अगेन इतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है नहीं अगर हम जनरली देखें। फिर आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पे आओ विच इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी, और सप्लाई साइड पॉलिसी को डिफाइन करो। सप्लाई साइड पॉलिसी को डिफाइन करने के बाद जो है वो कोई एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बता दो उसकी, जैसे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन समझा दो। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिफिकेशन लोगों की बढ़ेंगी, इनकम्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। डीरेगुलेशन करोगे, रूल्स एंड लॉस कम करोगे, लो बैरियर्स टू एंट्री करोगे, फर्म्स विल बी एनकरेज्ड, एंटरप्राइज बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस लेवल कम होगा, चॉइसेस बढ़ेंगी, रियल जीडीपी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन करोगे, प्राइवेट सेक्टर इदारे पब्लिक सेक्टर को खरीद लेंगे, प्रॉफिट मोटिव है, एफिशिएंसी ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है, प्राइस लेवल कम होगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इन दी एंड सी बढ़ाना है। सही है, यहाँ पर आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करने वाला डायग्राम वगैरह बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो नहीं बनाओ। फिर आप उसको जो भी आपने पॉलिसी या जो भी टूल आपने सेलेक्ट किया है, अब 12 मार्क के सवाल में ना नॉर्मली ये बोला जाता है कि एक बच्चे को 2 टूल बताने चाहिए, पर अगर आप एक टूल को भी अच्छी तरह समझा दोगे ना तो मसला नहीं होगा। अगर सेफ साइड पे खेलना है ना, सेफ साइड पे, तो कोई 2 टूल्स बताना उसको सप्लाई साइड पॉलिसी के, और फिर उनकी बुराई बता देना, जैसे डीरेगुलेशन की बुराई, प्राइवेटाइजेशन की बुराई जो अपने ऊपर हमने देखी है। इन ऑर्डर टू कंक्लूड which policy will be better to increase consumption, conclude how quickly the government want to increase consumption। देखो चाइनीज गवर्नमेंट को कंजम्पशन तो बढ़ानी है, कितना तेजी से बढ़ानी है। शॉर्ट रन बहुत जल्दी है तो फिस्कल पॉलिसी से बढ़ा दो, पर फिस्कल पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। आप सी बढ़ाओगे, एडी बढ़ेगा, दिस माइट लीड टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ जाएगी आपकी इकोनॉमी में। ये आप सोच लेना, ऐसा ना हो कि डिफ्लेशनरी गैप बहुत कम हो और इन्फ्लेशन आ जाए, तो यहाँ पर आपको डायग्राम काम आ सकती है अगर आप बना लो तो। पर हाँ, अगर लॉन्ग रन में मसले को हल करना है तो सप्लाई साइड पॉलिसी है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन यही है। ओवरऑल इट डिपेंड्स हाउ इफेक्टिव द गवर्नमेंट इज एंड द कॉस्ट एंड द ईज ऑफ अप्लाइंग द पॉलिसी। गवर्नमेंट की औकात में है कि नहीं है, जैसे यू डू नॉट एक्सपेक्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज की गवर्नमेंट टू अप्लाई सप्लाई साइड पॉलिसी, उनके बस में नहीं है। और वही बात है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है तो वो फिस्कल की तरफ ही जाते हैं, सप्लाई साइड की तरफ नहीं जाते। वो नहीं चाहते कि हमारा जो पॉलिसी का सारा तारीफें हैं वो कौन ले ले, अगली गवर्नमेंट ले ले, तो वोट बैंक के लिए काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5A में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5A में कह रहा है एक्सप्लेन 3 causes ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर which cause is likely to be the most damaging to the high income to a high income country। तो यहाँ पर आपको कोई 3 causes of unemployment उसको बताने हैं। तो जब आप अपने आंसर को स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले उसको अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट आर विदाउट जॉब्स, दे आर एक्टिवली सीकिंग अ जॉब। फिर आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर आप उसको कॉजेज बताओ, कौन कौन से कॉजेज बताने ये भी बहुत केयरफुली आपको डिसाइड करना है। पहला आप उसको बताओ फ्रिक्शनल,
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में बोलो कि यार ये वो होती है जो इन बिटवीन जॉब्स होती है, जैसे एक बंदे ने जॉब छोड़ी और वो दूसरी ढूंढ रहा है, तो इन बिटवीन जॉब्स ये डिपेंड किस चीज पे करती है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि अगर आपके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है तो आपको नई जॉब तेजी से मिल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करती है। दूसरा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, जैसे रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है विच इज ड्यू टू द ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी, व्हेन पीपल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां पर जॉब्स अवेलेबल है वहां पर जा नहीं पा रहे क्योंकि वो ज्योग्राफिकली इमोबाइल है, हाउसिंग इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्ट इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ता है। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि भाई एक इकोनॉमी डेवलप कर रही है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पे आ रही है, पर जाहिर सी बात है लोगों की स्किल्स नहीं है, तो अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो आप फिर ट्रांजिशन नहीं कर पाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपको रीट्रेन नहीं करेंगे। फिर एक आती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसी का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वेयर द वर्कर्स आर रिप्लेस बाय मशीन्स, तो ये सारी स्ट्रक्चरल का पार्ट है। और फिर सबसे मशहूर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आती है विच इज सिक्लिकल या डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज ड्यू टू अ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड दिस इज द ओनली अनएम्प्लॉयमेंट विच इज वाइड स्प्रेड। दिस इज द ओनली अनएम्प्लॉयमेंट जो वाइड स्प्रेड होती है, जो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, एक साथ होती है। इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड फॉर लेबर कम होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अब आपको डैमेजिंग इफेक्ट्स बताने हैं, डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या होंगे, तो हर अनएम्प्लॉयमेंट के डैमेजिंग इफेक्ट्स बता दो। जैसे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या है कि ये रिसेशन क्रिएट करती है, एडी कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड फॉर लेबर कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रहा है, इनकम्स कम हो रही है, स्टैंड ऑफ लिविंग गिर रहा है, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, भाई टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि लोग पैसा नहीं कमा रहे, बजट डेफिसिट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के क्योंकि जाहिर है आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो बोरोइंग बढ़ जाएगी, डेट्स बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही पैसा कहीं और लगा सकते थे, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से लॉस ऑफ स्किल्स, प्रोलॉन्ग जॉब सर्चेस, अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है। एक बंदा 45 साल का है, उसको मैं बोलूंगा रिट्रेन करना है तेरे को, मना कर देगा, वो बोलेगा भाई मेरे को रिट्रेन नहीं होगा। तो प्रोलॉन्ग जॉब सर्चेज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती नहीं है, डीमोटिवेशन हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है, अर्ली रिटायरमेंट, सोशल अनरेस्ट, क्राइम रेट, ये लॉन्ग टर्म मसला है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म मसला है, नहीं यार इस बेटा जरूरत नहीं है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का तुम उसको नुकसान बता दो, मिसमैच है, प्रोलॉन्ग जॉब सर्चेज यहाँ पर भी होते हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉब्स। अगर आपको आपके लिए बेस्ट जॉब नहीं पता तो फिर आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फेस करोगे, इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हार्मफुल होती नहीं है, जनरली तो ये बोला जाता है कि ये बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर एक बंदा एक नौकरी छोड़ के दूसरी पे जा रहा है तो वो मोस्ट लाइकली अच्छी वाली ढूंढेगा क्योंकि उसने किसी वजह से छोड़ी है। सही है। एंड में आप उसको बोलो कि एक हाई इनकम कंट्री, देखो वापस सवाल पढ़ो, कह रहा है एक हाई इनकम कंट्री के लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग कौन सी है, तो आप उसको बोलो कि एक हाई इनकम कंट्री के लिए आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि एक हाई इनकम कंट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एक हाई इनकम कंट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्या आपके वर्कर्स इस चीज के साथ अपडेट अपने आप को कर पाएंगे? सही है, रैपिड फ्लक्चुएशंस इन टेक्नोलॉजी है। सही है, क्या लोगों की स्किल्स अपडेटेड हैं? पहला सवाल, क्या लोग अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए तैयार हैं? क्या वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ रही है? मोस्ट डैमेजिंग इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ हाई इनकम कंट्री इफ द वर्कर्स डू नॉट एडजस्ट, क्योंकि एक हाई इनकम कंट्री में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही होती हैं, जॉब्स डिफरेंट डिफरेंट आ रही होती हैं, तो क्या वर्कर अपने आप को उस हिसाब से अपनी स्किल्स अपडेट कर रहे हैं? सही है, तो उस सिनेरियो में स्ट्रक्चरल सबसे ज्यादा हार्मफुल है। पर अगर ये सवाल में हाई इनकम कंट्री की जगह पे लो इनकम कंट्री लिखा होता ना तो फिर कौन सी ज्यादा हार्मफुल है? सिक्लिकल, क्योंकि एक लो इनकम कंट्री में रिसेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, डाउन टर्न्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एक लो इनकम कंट्री के लिए सिक्लिकल ज्यादा हार्मफुल है। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, वैसे आपका कंक्लूजन ये होगा। सही है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ स्पेसिमेन 23। सही है, एक तरह से, और सवाल कह रहा है असेस विच एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अब यहाँ पर मैं फिस्कल भी चूज कर सकता हूँ, मॉनेटरी भी चूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अब मॉनेटरी की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि फिस्कल हमने बहुत बार अब इस पेपर में देख लिया, तो हम मॉनेटरी की तरफ जा रहे हैं। वुड बी मोस्ट लाइकली टू इनेबल अ गवर्नमेंट टू मीट इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अच्छी है? तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी को किसके साथ कंपेयर करूंगा?
मैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंपेयर करूंगा विद सप्लाई साइड पॉलिसी। यहाँ पर आप फिस्कल पॉलिसी वर्सेस सप्लाई साइड भी कर सकते थे, पर मुझे क्योंकि आपको मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज कराना है तो मैं सप्लाई साइड से इसको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं फिस्कल को भी कर सकता था। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लिख के कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती थी? मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं, हर पॉलिसी के टूल्स होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे पहला टूल होता है वो कौन सा होता है? मनी सप्लाई। दूसरा टूल होता है एक्सचेंज रेट, सही है। और जो है वो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट एंड रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस वाला पॉइंट इतना हम पेपर में वैसे लिखते नहीं है, तो ना भी मेंशन करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो कैसे समझाओगे पॉलिसी? सीधी साफ बात है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर अपने को चाहिए, सही है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर अपने को चाहिए, और हमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, ठीक है। तो मैं जो है वो क्या करूंगा, मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए ना, मैं मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा, विच विल लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स। या तो मनी सप्लाई बढ़ाओ या इंटरेस्ट रेट कम कर दो, दोनों में से कोई एक चीज होगी, सही है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से सबसे पहला इंपैक्ट आएगा सेवर्स के ऊपर। सेवर्स जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, सेव कम करेंगे। क्यों सेव करेंगे? क्योंकि रिटर्न ऑन सेविंग क्या हो रही है, रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रही है, जिसकी वजह से दे विल स्पेंड मोर, कंजम्पशन बढ़ेगी, सही, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सारी कंजम्पशन बढ़ने रखते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर आपका होगा बोरोवर्स। बोरोवर्स जो है वो बोरो कम करेंगे और बोरो ज्यादा करेंगे। क्यों बोरो ज्यादा करेंगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गिर रही है, सही। तो ज़ाहिर है लोन सस्ते पड़ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि सी भी बढ़ रहा है और आई भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग भी बोरो करेंगे कंजम्पशन करने के लिए, बिजनेस भी बोरो करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही हैं, ये दोनों आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस कर जाते हैं, इंटरेस्ट रेट का और एक्सचेंज रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर आपको याद हो। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो एक्सचेंज रेट भी कम होता है। एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब है आपकी करेंसी जो है वो यहाँ पर अब डेप्रिशिएट कर गई है, और करेंसी डेप्रिशिएट करने का मतलब क्या है? करेंसी डेप्रिशिएट करने का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो अब कम हो चुकी है, बाहर वालों को आपका मूल्य सस्ता लग रहा है, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, विच माइट लीड टू हायर एक्सपोर्ट रेवेन्यू, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। दूसरा, आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा क्योंकि आपकी करेंसी गिरी हुई है, तो इसकी वजह से इंपोर्ट की क्वांटिटी कम होगी, दिस विल लीड टू, सॉरी, सही है, दिस विल लीड टू लोअर इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अब आप देखो, एक तरफ आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर गिर रहा है, तो दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सही है। तो अब आप इस चीज को समझो कि कुल मिला के आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की वजह से आपकी इकोनॉमी में बढ़ेगी प्रोडक्शन। जब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी डिमांड फॉर लेबर, और डिमांड फॉर लेबर की बढ़ने की वजह से आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो जाएगी कम। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है सिक्लिकल। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि एडी आप बढ़ा रहे हो अपनी कंट्री में, सही है। तो यहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ बना सकते हो, जिसमें आप उसको क्लियरली ये शो कर सकते हो कि किस तरीके से एक इकोनॉमी में स्टिमुलेशन ऑफ इनकम हो रही है, मनी क्रिएट हो रहा है। पर वही बात है, हर पॉलिसी के नुकसान है। तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से डिमांड पर इन्फ्लेशन आ सकती है। रिसेशन के टाइम पे एक इकोनॉमी में पीपल आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, तो आप इंटरेस्ट कम भी कर दोगे तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम लैग होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज करोगे तो नॉर्मली 18 महीने लगते हैं उसका इम्पैक्ट आने में, सही है। फिर सॉरी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल फॉल, मैंने बोला तो ये लिख कुछ और दिया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल फॉल, क्लियर है ये चीज। तो रिटर्न ऑन सेविंग भी आपका कम हो रहा है, तो लोग स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है तो लोग बोरो ज्यादा कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको देखो हर तरीके से हमने जो है वो उसको एडी बढ़ा के दिखा दी और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दी। अब दूसरी पॉलिसी हमारी यहाँ पर कौन सी होगी जो हमें यहाँ पर यूज करनी है? सप्लाई साइड पॉलिसी। तो सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होगा? ट्रेनिंग के थ्रू वर्कर की स्किल्स बढ़ाओगे, मोबिलिटी इंप्रूव करोगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। कौन सी मोबिलिटी इंप्रूव कर रहे हो? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। लोगों को एजुकेशन देके अवेयरनेस ऑफ जॉब्स क्रिएट करोगे, तो इससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लोगों को क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उनके लिए, कौन सी जॉब बेहतर है कौन सी जॉब बेहतर नहीं है। उसके अलावा
उसके अलावा यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर इकोनॉमी. इफ यू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर इकोनॉमी, इससे आपकी इकोनॉमी में ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी. तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी के बढ़ने की वजह से आपकी इकोनॉमी में जो है वो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. सही है. तो देखो मल्टीपल आप उसको बता सकते हो. तो कोई भी दो बता देना. एनी टू टूल्स विद डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज उसके वही हैं जो बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं. यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फंड्स, टाइम लैग और ये सारी बातें बता देना उसको. क्लियर. और कुल मिला के एंड में आप उसको यही बोलोगे कि दोनों में से कौन सी बेहतर पॉलिसी है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दोनों में से कौन सी पॉलिसी बेहतर है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है तो गो फॉर मॉनेटरी पॉलिसी. स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, सीजनल, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी होगी. सप्लाई साइड. तो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी कि आप कितना केपेबल हो. और एंड में आप बोलो यू शुड गो फॉर पैरेलल पॉलिसीज. पैरेलल पॉलिसी का मतलब है कि मॉनेटरी और सप्लाई साइड को साथ चलाओ और मल्टीपल अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ कम करो. क्लियर है. यहाँ पर डायग्राम आप कौन कौन सी बना सकते थे. सिर्फ एडी बढ़ाने वाली बना सकते थे. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करने से आपका आंसर यहाँ पर इंप्रूव नहीं होगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो डायग्राम बनाने से. क्लियर ये बात. तो दिस वाज मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 1.